आज की डेट में इतने इंडिकेटर्स आ गए हैं, 10 तरीके आ गए हैं। कोई बोलता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कोई बोलता है आईसीटी, कोई बोलता है डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले तो ना मेन ये है, सबसे पहले प्राइस चलेगा, फिर उसके बाद आप देखना कभी भी जो डायरेक्ट ट्रेडिंग टर्मिनल्स है ना, उसमें प्राइस जल्दी मूव करता है। ट्रेडिंग व्यू में चार्ट थोड़ा सा डिले बनता है। ना तो चार्ट पैटर्न से पैसा बनेगा, ना ही इंडिकेटर से पैसा बनेगा। पैसा बनेगा एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो खुद की फाइंड की हुई है, कहीं है ही नहीं। जिसने इंडिकेटर में पैसा बनाया, अपनी स्ट्रेटजी अलॉन्ग विद पीएनएल मेरे को भेज दो, मैं देख लूँगा। 1 करोड़ रुपए का इनाम है। ब्लूप्रिंट क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करो 10,000 20,000 से, और आपको लगे कि मेरे को 2 3 4 महीने हो गया, मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूं, तो कभी भी आपने कैपिटल को सीधा जंप नहीं करना। ऐसे करने से एकदम बहुत बड़ा झटका लगता है और उसके बाद इंसान का विश्वास उठ जाता है स्टॉक मार्केट से। तो वेलकम साहिल भाई एंड नमन भाई टू माय पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा कि आप पंजाब से आए। नमन भाई ने बोला कि वो दुबई से स्पेशली पॉडकास्ट लिए आए, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई फॉर इनवाइटिंग अस। सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप पंजाब से हो। अब क्योंकि मैं यूपी से हूँ, आई कैन फील कि क्या एनवायरनमेंट रहता है। मैं एक बहुत छोटे से टाउन में हूँ एंड स्टॉक मार्केट तो मतलब हमें बस पता था कि एक चीज़ होती है। जैसे ये पता होता ना कि हाँ एक अमेरिका है, तो एक जगह है या फिर एक चीज़ होती है स्टॉक मार्केट। कभी ये ख्याल नहीं आया कि भाई इसमें हम करियर बनाएंगे या फिर इसमें हम काम करेंगे। तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? क्योंकि मेरा भी बहुत स्ट्रेंज था, यूट्यूब पे कहीं से पता चला। आप लोगों ने डिस्कवर कैसे करा पंजाब में? बिकॉज़ मुंबई में अगर कोई स्टॉक मार्केट में जाता है तो वो बहुत कॉमन है, लोगों के पेरेंट्स कर रहे होते हैं। मैं ऐसे-ऐसे लोगों से मिलता हूँ, दादाजी थे, पापा भी करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम, आज वो भी कर रहे हैं। मैं तो शॉक हो जाता हूँ। आप लोगों की स्टार्टिंग कैसे हुई? मेरी करियर की शुरुआत हुई जब मैं स्टार्टिंग में तो पता नहीं था, कॉलेज से पास आउट हुए कि पैसा कमाना है, नौकरी करना है। घर का प्रेशर था कि घर में बड़ा हूँ तो नौकरी के लिए निकल गए। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी हैदराबाद, ये सब जगह घूमना फिरना होता रहा। तो ऐसे ही नौकरी करते 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 कुछ यार दोस्त मिले। किसी ने बताया कि मेरा दोस्त ट्रेडिंग करता है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। ऐसे ही धीरे धीरे रिसर्च करनी शुरू करी। फिर कुछ और लोग मिलते चले गए, और फिर देखा कि इसमें तो कुछ तो बात है कि प्योर मनी फ्लो घूमता है इसमें, कि पैसा कमाना कैसे, बनाना कैसे है, और इन्वेस्ट कैसे करना है। तो उसको समझना शुरू किया। ऐसे करते करते करियर की शुरुआत हुई। मेरे को एक बार फ़ोन आ गया, कहते यार मैं 17 साल का था, 10th ड्रॉप आउट, 10वीं करके छोड़ दी पढ़ाई, कुछ नहीं किया आगे। 12वीं करी है, वो भी प्राइवेट करी है। बीकॉम करी है, वो भी प्राइवेट करी है। मेरे को फ़ोन आ गया, कहते यार मेरा ना दोस्त का दोस्त है, कॉलेज में आते हैं भाई, उसने थार ले ली, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। मैंने पूछा क्या करता है, कहता ट्रेडिंग करता है। कहते तू भी देख। तब ये पार्ट टाइम कर रहे थे भैया, 2-3 साल से कर रहे थे। खबरें ऐसी सुनने में आ रही, फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, देखना शुरू किया, फिर इधर से जर्नी शुरू हुई। पहले पार्ट टाइम भैया करते थे। कॉलेज में ये काफ़ी मतलब मैं भी जब कॉलेज में था तो काफ़ी लोग आते थे कि रोचित भाई कैसे होती है ट्रेडिंग? तो ये लोगों का ना पार्ट टाइम बन गया था। अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है कि लोग कॉलेज में ना कॉलेज में बैठे हुए हैं, लेक्चर हम्म। चल रहा है और साथ में ट्रेड चल रही है। तो ऐसा भी होता था कि हाँ, कॉलेज में बैठे हुए हैं, ट्रेड चल रही है? मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं साइट पे काम कर रहा होता था और लैपटॉप में एक साथ ट्रेड चल रही है, तो भाग के इधर भाग के इधर। साइट पे कौन सी? मतलब जैसे मैं अच्छा। भैया जॉब करते थे जब पहले, वो पुरानी बात है, आज से तकरीबन 2025 चल रहा है, 2012-13 साल पुरानी बात लगा लो। तो घर पे आना लंच करने के लिए, अगर बीच में लंच कर रहे हैं, ट्रेड ट्रूड कर रखी, कर चल रही, बीच में फ़ोन आ गया, बॉस का कहाँ पे है भाई, साथ ही ट्रेड चल रही है, एक हाथ से बाइक पकड़ी और एक हाथ से निकल के ट्रेड चलते चलते। ठीक है। तो बट ये जो कॉम्बिनेशन है, जैसे आप दोनों भाई हो, टिपिकली ऐसा होता है कि दोनों भाई ना अलग-अलग डायरेक्शंस में चलते हैं, है ना? बनती नहीं है, या तो अगर बनती भी है तो करियर भी दोनों के अलग-अलग होते हैं। एक इंजीनियर बनेगा तो दूसरा पता नहीं क्या करेगा जाके। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बन गया कि भाई दोनों लोग ने सोचा कि चलो साथ में ही ट्रेडिंग करते हैं? क्योंकि एक तो आना चाहिए ना कि यार ये तो गलत है, ट्रेडिंग जुआ है। ये क्यों नहीं हुआ किसी एक के साथ? मतलब शायद इसके पीछे हमारी मदर का हाथ है। तो जैसे मैं भागना दौड़ना बहुत ज़्यादा था, घर में बड़ा था, तो सब तारीफ करते थे। मैं जबरदस्त आलसी था। और मम्मा इसको कहते थे कि वो देख ये कर रहा है, वो देख ऐसे कर रहा है, वो इतना बिजी रहता है, तू बैठा रहता है। तो इसको पुश करते 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 वो सारी चीज़ें इसने वैसे ही करना शुरू कर दी। वैसे ही दौड़ना, वैसे ही सोचना, वैसे ही अग्रेशन, वैसा ही प्रोफेशन। वो हमारे मदर इस तरह से चलाते थे ना कि यार वो कर रहा है, तू भी वैसा कर।
मतलब एक ही जगह पे पुश किया जा रहा था, वैसा कर वैसा कर वैसा कर, 1.5-2 साल तक पुश चलता रहा, फिर वैसे ही करने लगे। अच्छा, तो साहिल भाई कॉलेज में थे एंड आपने 10th करा हुआ तो मतलब 10th। नहीं, हमारा एज गैप काफ़ी है। हाँ, मतलब आप तब 10th में जब कॉलेज में थे तब शायद आप जब अप मैं 10th में था तब भैया जॉब कर रहे थे। अच्छा जॉब कर रहे थे, तो तब आपको बताया कि भाई ट्रेडिंग हाँ करके जी, कुछ हाँ होता जी। है, किसी के मतलब दोस्त ने मेरे थार को वार ले शौक था ली है। म्यूज़िक का, पंजाब में आपको पता है हर दूसरे घर में गाने का शौक है। हाँ, मैंने 10th करके पढ़ाई छोड़ दी, मैं कहा मैं गाना सीखूँगा, सिंगर बनूँगा। कर दिया शुरू ड्यू टू एनी रीज़न, 3-4 महीने सीखा, छूट गया। पढ़ाई भी छूट गई, म्यूज़िक भी छूट गया, वेले बैठे हैं, कुछ नहीं करने को है, फ्री बैठे हैं। फिर 1 डेढ़ साल जब नल्ले बैठे रहे बेड पे, गेमें खेलते रहे, करते रहे, फिर लेटर ऑन समझ आया भी कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे को बहुत पुश करते रहते थे, कर कुछ कर। अभी ट्रेडिंग समझ में आ गया। जब और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है सबके साथ ही होता है। जब पता चलता है ना ट्रेडिंग क्या होता है, तो एज़ अ कॉन्सेप्ट वो बहुत अलग लगता है कि भाई अब तो हमें पता चल गया है कि पैसे कैसे कमाते हैं, और ये हमें ही पता है, सबको नहीं पता है। ये जो इंसान जॉब पे जा रहा है, 40,000 रुपए की नौकरी कर रहा है या जो भी जॉब कर रहा है, ये इसको नहीं पता है, हमें पता है कि भाई यहाँ पे ट्रेड डालनी होती है, खरीदना है, बेचना है, पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे याद है जब मैंने ट्रेडिंग के बारे में पता चला था, मेरा हर इंसान से मैं लगता था कि यार ये क्यों नहीं कर लेता ट्रेड? ये सही क्यों बात इतनी है। मेहनत कर रहा है, बाहर निकल रहा है, दुकान पे जा रहा मतलब है या ये फिर सही बात है, इसका मतलब आपके साथ भी सबके साथ होता है सबके सेम। साथ ऐसा होता है। वो इतनी फ़ैसिनेटिंग चीज़ लगती है और मुझे आज भी याद है, मैंने स्टार्टिंग में स्टॉक को खरीदता था, बाय करता था, तो वो नीचे चला जाता था। लॉस हो गया। मुझे 1 हफ्ते बाद पता चला कि आप स्टॉक बेच भी सकते हो, और वो मुझे मार्केट बंद होने वीकेंड पे पता चला, फ्राइडे पे। मैंने कहा मंडे तक मुझे रुका ही नहीं जा रहा। तो मैंने कहा अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले खरीदता था तो स्टॉक नीचे गिर जाता था, अब बेच दूँगा। हाँ। अब बेचूँगा, नीचे गिरेगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे ऐसे मौके पे लगता था सिर पे एक्सचेंज ने कैमरा लगा रखा है, भाई जो कर रहा हूँ वही उल्टा ही हो रहा है, जैसे ही बाय करा वहीं गिर गया। हाँ, तो वो जो होता है ना, जिसको मैं बोलता हूँ कि इन्फैक्चुएशन फेज़, है ना? जब आपको प्यार होता है तो वो लगता है कि यार ये तो बहुत क्रेज़ी चीज़ है। फिर धीरे-धीरे रियलाइज़ होता है कि यार इतना आसान नहीं है। तो वो जो स्टार्टिंग का फेज़ था, जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं पता हैं बट एक्साइटमेंट पूरा है, वो कैसा फेज़ रहा? सबसे मेन तो कैलकुलेशन चलनी शुरू हो जाती है। मैंने ना हार मैं इनको कैसे बोलता आएगी? था कि मेरे को पैसे दे दो यार ट्रेडिंग करने के लिए। लैपटॉप भी नहीं था, कुछ नहीं था। लैपटॉप तो ये लेके जाते थे, इन्होंने करनी होती थी ट्रेडिंग। घर में अगर बोलना तो मम्मी बोलते थे कि यार उसको ज़्यादा पता है, उसको कर लेने दे, तो तू अभी छोटा है। एक मम्मी का फ़ोन पकड़ना, एक और कोई पुराना टूटा-सा फ़ोन पड़ा था, दोनों फ़ोन पकड़ लिए, कंबल लेके मुँह पे, सर्दियों का टाइम, 6,000 पे 200 उधार पकड़ लिए। लगे हुए ट्रेड डाली, ₹500 बना लिया। पहली ट्रेड में ऑप्शन की थी, बैंक निफ्टी की। भैया घर पे आए, मैं कहा भाई थप्पड़ मार के बैंक निफ्टी से ₹500 ले आया। मैं कहा 500 एक दिन का, तो 10 दिन 5,000, 20 दिन 22 दिन मार्केट चलेगी, 12-11 हज़ार हो गया, 3-4 हज़ार खर्चे निकाल दे, 8-9 हज़ार तो पक्का है। मेरी मम्मी को ना आस-पास नेबर्स कहती थी, आंटियाँ, भई 8-9 हज़ार रुपए की कोई नौकरी लगवा दे, फ्री बैठा है, खराब हो जाएगा, इससे तो नौकरी लगवा दे। मैं कहा ले 9-10 हज़ार तो ऐसे ही बन जाएँगे। तो सबसे मेन जो है कैलकुलेशन बड़ी तेज़ चलती है। कैसे 500 वो एक दिन का और इतना, इतना, इतना। वो वेबसाइट आती थी, हुँ। मैं देखता था कि मैंने कहा यार अगर इतना 2% बन जाएगा, महीने का इतना बन जाएगा, महीने का 5% बन गया, 10% बढ़ गया तो 5 साल में इतना हो जाएगा, कंपाउंडिंग वेबसाइट। मैं भी उस पे बहुत टाइम स्पेंड करता था, अभी भी मुझे अच्छा लगता है उस पे जानना है, ऐसे डालना कि यार अभी इतना इन्वेस्ट कर दिया है, 10,000 रुपए करेंगे, 50,000 रुपए महीने का करेंगे, 10 साल बाद इतना होगा। तो वो नंबर वाली कैलकुलेशन में मज़ा तो आता नंबर है। मज़ा आता तो साहिल भाई जब आप पहले से कर रहे थे, तो आपने थोड़ा बहुत गाइड करा होगा कि यार ये नहीं स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होती है, ऐसे करना होता है, ऑप्शंस मत कर, इक्विटी कर, तो आपने कैसे गाइड करा अपने छोटे भाई को? गाइड ऐसे करा कि जब शुरू हुआ तो चीज़ें शुरू में तो बहुत अच्छी चलने लग जाती हैं, फिर थोड़ा-सा स्लंप आ जाता है। तो नमन का शुरू से एक ही चीज़ था कि मुझे ना कोई माइंड वाला काम करना है। मैं थोड़ा-सा भागा-दौड़ी वाला ज़्यादा काम करता था, जॉब करता था। इसका था कि अब मुझे बैठ के बताओ क्या करना है, मैं वही काम करूँगा। पंजाबी भी कहते हो डक्का नहीं तोड़ना, मतलब बैठ के करना है, भी उठना नहीं मैंने कुछ भी कर। हार्ड वर्किंग वाला नहीं, बैठ के जो मर्जी करवा दो। इवन एक होता है ना कि बड़ा भाई रोकता है कि यार तू पैसे गवा लेगा, ज़्यादा ऐसे अग्रेसिव में ना। यहाँ उल्टा है, मैं डर डर के चलता था, हाय मेरा 500 चला गया, हाय मेरा 1000 चला गया। तो ये कहता चलन दे यार। फिर हमने एक टाइम पर ना इकट्ठे बैठ के ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। दोनों इकट्ठे बैठते थे। जब दो जने इकट्ठे बैठते हैं, अगर इन्होंने ट्रेड डाली, मैंने कहा भाई मुझे लग नहीं रहा है ये ऊपर जाएगा, और अगर वो ऊपर नहीं गया, मैंने कहा था ना, वही हुआ ना। अगर ऊपर चला गया, यार तूने कटवा दिया। इवन ऐसे करते करते एक होता है ना कि छोटा एग्रेशन दिखाता है तो बड़ा उसको समझाता है, यहाँ उल्टा था। मैं कहता था नहीं नहीं भाई यार स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, मैं कहा, चलने दे यार, आ जाएगा घूम के। देखा स्टॉप लॉस नहीं लगाया, देख 15,000 का लॉस सारा कवर हो गया, देख 12,000 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ उल्टा चलता था। इनमें जिगरा ज़्यादा है, इनमें जोर ज़्यादा है। मैं डरता था पैसा जाने से। स्टॉप लॉस भी ऐसे लगाना ट्रेड करते हुए, 100 पे लिया, जैसे फॉर एग्जांपल 300 बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले लिया।
वो 305 आया, मैंने 303 एसएल कर देना है। सांस लेने की भी जगह नहीं छोड़ते रहे, ऐसे ऐसे दबा दबा के ऐसे लगाने। फियरफुल नेचर था मेरा थोड़ा। ठीक, तो फिर मैंने स्टार्ट इसको सलाह देनी कि इतना तो एसएल लगाता है, एसएल तेरा लगता है फिर ऊपर चला जाता है, थोड़ा एसएल सही लगाया अगर। हाँ, सही जगह पे लगाओ, बड़ा लगाओ। तो स्टार्टिंग ऑप्शन से ही हुई या फिर स्टार्टिंग ऑप्शन से करी थी। ऑप्शन से ही करी? जैसे कि हर बिगिनर सबसे ज्यादा एक्साइट तो ऑप्शंस ही करते हैं। हाँ, अभी होता क्या है ना, ज़्यादातर लोग जो मार्केट के अंदर आते हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, यंग लोग जब आते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होता है, बट ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं और यही कैपिटल होता है 5,000 10,000। और इसमें अगर वो इक्विटी ट्रेडिंग करने जाएंगे, स्विंग करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि रिलायंस 15 दिन में 5% बढ़ेगा, 10,000 का 5% क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो उनके लिए ऑप्शन यही निकल के आता है, जो ओनली ऑप्शन दे हैव इज ऑप्शन, कि भाई ऑप्शन ट्रेड करते हैं, यहीं पे बड़ा पैसा बन सकता है। अब वहाँ पे लोगों के लॉसेस भी बहुत होते हैं, तो क्या आपको भी स्टार्टिंग में लॉसेस वगैरह कुछ बहुत देखी? लॉस, बहुत लॉस। हमें बहुत तो सबसे ज़्यादा लॉस दिया है कमोडिटी ने वैसे तो। कमोडिटी ने, बट सिल्वर ने। स्टार्टिंग ऑप्शन से हाँ, करा होगा तो हाँ, उसमें भी। स्टार्टिंग ऑप्शन से किया था। हम्म, ऑप्शन में भी पता है क्या है, ऑप्शन छोटे पैसे से हो नहीं सकती। ऐसा लगता है कि 10-20 हज़ार रुपए से लॉट आ जाएगा, ट्रेडिंग हो जाएगी, बट वो है नहीं। बड़ा कैपिटल चाहिए, चाहे सेलिंग कह लो, बाइंग कह लो, कोई भी ट्रेडिंग के लिए चीज़ कह लो। इंडियन मार्केट तो बनी ही बड़े पैसे वाले के लिए है। कोविड से पहले 2017 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, भैया को तो हो गए 12-13 साल हो गए। तो यही देखा भी, पहले कोविड से पहले बड़ा अच्छा चल जाता था, फ्यूचर का लॉट आ जाना 30-35 हज़ार रुपए में। अब जो सिस्टम है वो तो, जिसके पास 10-15 लाख रुपए नहीं है वो नहीं कुछ भी कमा सकता। तो साहिल भाई आपने भी ऑप्शन से स्टार्ट करा था? मैंने ऑप्शन से स्टार्ट किया। एक्साइट ही बिल्कुल ऑप्शंस करते थे। पैसे तो थोड़े से होते थे, कमाना ज्यादा होता था। ऐसा थॉट प्रोसेस था कि अच्छा नौकरी से 50,000 आ रहे हैं, तो यार 30-40 हज़ार इससे हो जाएंगे, तो 80-90 हज़ार बढ़िया मजा आ जाएगा। हाँ, सही बात है। अभी थोड़े बहुत लॉसेस स्टार्टिंग में तो हुए होंगे, बहुत ज़्यादा, है ना, थोड़े बहुत बहुत ज्यादा। नहीं। सारी सैलरीज उड़ा दी हाँ, ऑप्शंस में। हाँ, तो अभी तो ये मजाक में आप जैसे बोल रहे हो कि भाई बहुत ज्यादा लॉस हुआ, बट उस टाइम पे तो ये बहुत पेनफुल रहा होगा, है ना नमन भाई? रात को रो के सोना, सुबह फिर वैसे ही उठ जाना करना है। और ये मैं इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि जब ट्रेडिंग में इंसान आता है तो स्टार्टिंग में तो वही बात होती है, बहुत एक्साइटमेंट होता है कि यार लोग काम पे क्यों जा रहे हैं। फिर जब लॉस होना स्टार्ट होता है तो इंसान का पैसा तो गया गया, वो अलग बात है, एक इमोशनल लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। और वो एक ऐसी चीज है कि आप किसी का शेयर भी नहीं कर सकते। जैसे आप तो बहुत, मैं बोलूंगा लकी थे कि आपके पास एक भाई था, बड़ा भाई था, आपके साथ भी एक भाई था कि आप शेयर कर सकते हो आपस में। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैं तो किसी को बोल भी नहीं सकता, पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, कि उनको तो बताया तो वो और उल्टा डांटेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, बंद करो अभी, छोड़ दो। दोस्तों को नहीं बता सकते क्योंकि उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि भाई क्या ये चीज़ है। तो एक अकेलापन बहुत हो जाता है। मुझे याद है मैं जो कोविड के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, मार्केट ओपन होता था, मैं ट्रेड करता था, लॉस वगैरह होता था तो बहुत परेशान रहता था। तो उस फेज में कैसे आपने हैंडल करा, आपने थोड़ा सा बताया भी, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे था और कैसे डील करके उसको भैया की ना शुरू से आदत थी कि सिचुएशन स्टार्टिंग से ऐसे देखी है, घर में तो ऑलरेडी बड़े हार्ड थे। ट्रेड करनी, मैच जगह अगर लॉस हो जाना तो मैं तो रात को भाई रोने लग जाना कि मैंने नहीं करनी, ये वो भाई। लैपटॉप उठा देना, मैं कहा भाई अगली अगर ट्रेड डाली ना मैंने, मैंने लैपटॉप तोड़ देना, फ़ोन तोड़ देना, या तो सिर फाड़ लूँगा, अपना सिर फोड़ लूँगा, या लैपटॉप तोड़ दूँगा, एक काम कर लेना। मैंने नहीं कल से ये काम करना। कल अगले दिन सुबह उठते थे, फिर कहते थे कोई बात नहीं, करना तो है ही। जो किसी से नहीं होता हम वही करके दिखाएँगे। ना तो सारे ही कर रहे हैं, किसी से नहीं होता, बट भाई करना वही है। काम करने का स्वाद ही, मज़ा ही उसी में है, जो किसी से नहीं होता वो काम करो। साहिल भाई आपका कैसा फेज रहा? मतलब मैं ना 15-16 साल का था, तो पापा इज अ सोल अर्नर, तो उनकी तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत लंबी खराब चलने की वजह से तो फिर मैं दुकान पे जाता होता था। तो काम वाम देखना, सुबह पापा की रूटीन थी सुबह 4 बजे उठ जाना और मंडी जाना सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, और 3 बजे भी उठ जाते थे। तो फिर मुझे भी वो थोड़ी सी हैबिट डालनी पड़ी क्योंकि पापा ठीक नहीं थे, तो मुझे जाना पड़ता था। व्हेन आई वाज अराउंड 15-16, करते 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 ऐसे ही कुछ 6 महीने साल निकलने लग गए। तो वैसे ही ब्रेन की वायरिंग होने लग गई कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, घर में बड़ा हूँ, हार्डशिप्स देखनी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे करते कॉलेज कंप्लीट हुआ मुश्किल से, तो फिर बाहर निकल गए घर छोड़ के कि कुछ कमाना है। तो नौकरियों में फ्रेशर को तो आपको पता ही है 15-10 हज़ार मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। करते 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 ऐसी डेवलपमेंट हो गई कि
हार्ड टाइम से इतना स्ट्रांग बना दिया कि कुछ मुश्किल नहीं लगता था। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस काम ने मुझे इसीलिए चुना कि सारे मना करते थे और आदत ये थी कि भाई करना वो है जो कोई नहीं कर सकता। वो मैं बचपन से भी आदत थी कि मैं उस काम को काम नहीं समझता जो सारे कर सकते हैं। हर किसी ने कुछ भी कहना, मैं कहा यार ये तो सारे कर लेते हैं, इसमें क्या खास बात है। तो यही सोच से इस काम में आ गए। लॉसेस होते थे कोई बात नहीं, तनख्वाह खराब जाती थी कोई बात नहीं, दोस्ती यारी में पैसे पकड़ने कोई बात नहीं। फिर करते 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 एक दिन सफर यहाँ तक ले ही आया जी। तो मेरा और मैं एक चीज कहता हूँ कि एक मिडिल क्लास आदमी को विरासत में सिर्फ एक हिम्मत ही है जिससे वो ऊपर आ सकता है। पैसे तो होते नहीं है, ज्यादा ज्यादा सपोर्ट तो होता नहीं है। तो एक विरासत में जो मिला था वो यही था कि माँ के आशीर्वाद से कि भाई जोर बहुत था दिमाग में कि कुछ नहीं। प्रूफ होती है। हाँ, विलिंगनेस बहुत थी, जोर बहुत था कि कुछ भी कर सकते हैं। एक बार की बात है, मुझे टास्क मिल गया कंपनी में कि नागालैंड के जंगल से कोई स्पीशीज लेके आनी है, जड़ी बूटी लेके आनी है जंगल से लेके जंगल से। इंडिया मार्ट पे कुछ ढूंढा, कोई बंदों से कांटेक्ट किया तो कहते कि उनसे लेके आनी है। वो कहीं नहीं मिलती पूरे इंडिया में। तो मेरे कलीग्स कहते हैं मुझे कि यार वहां तो ना बंदा मार के खा जाते हैं, तू पागल है, तूने हाँ कर दी। तो मैं तो हाँ कर चुका था और मेरा प्यार बहुत था उनसे, मैं चला गया। तो शुरू से आदत ही ऐसी थी कि डर तो किसी चीज का था ही नहीं। जो करना है और जो सारे कर रहे हैं उससे अलग करना है। ये रात को नागालैंड के जंगलों में गए हुए हैं, मैं और मेरी मदर कॉल पे लगे हुए हैं। पहुंचा नहीं, तू पहुंचा नहीं, पहुंचा नहीं, कब पहुंचेगा? कॉल पे लगे, जब तक पहुंच नहीं जाते। बस जहाँ पे उतरे स्टैंड पे, जहाँ पे ऑटो वगैरह कोई लेने आया, दो लोग थे जो उन्होंने गेस्ट हाउस तक लेके जाना था। रात का टाइम है, दो लोग हैं नागालैंड के जंगलों में लेके जा रहे हैं, कॉल चल रही है कि जब पहुंचेगा तब कॉल काटेंगे। आज से ना मतलब करीब 11-12 साल पहले एक हल्दी की फॉर्म आई थी, काली हल्दी बोलते हैं उसको। तो वो इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रही थी उस टाइम पे। तो वो कहीं से मिलती नहीं थी, वो नागालैंड से उसके सीड्स मिलते थे। मैं वो लेने गया था। देन दैट टाइम आई वाज डूइंग जॉब। तो साहिल भाई एकदम सही बोला, मिडिल क्लास इंसान को भूख मिलती है। अभी स्टार्टिंग में जब आपके लॉसेस हुए तो वो कितने बड़े हुआ करते थे, मतलब अमाउंट में, अगर आप बता सको। हाईएस्ट लॉस था 8 लाख रुपए का, फोन आठ सिल्वर में। सिल्वर में कमोडिटी ट्रेड कमोडिटीज में कर, ज्यादा हुआ। कमोडिटीज में हुआ। तो ऐसा क्यों ट्रांजिशन आया कि भाई इंडियन मार्केट से कमोडिटीज में चलते हैं? 11:30 तक खुलता है इसलिए। 11:30 तक खुलता है। और सुना था कि ज़्यादा मोटा पैसा बनता उस टाइम पे ना। तकरीबन बात होगी 2019 की। सिल्वर और क्रूड ऑयल काफ़ी हाइपर एक्टिव हो रहे थे। तो सिल्वर में तब 7 लाख रुपए का हुआ था। क्रूड ऑयल में हुआ एक लॉस। ट्रेड लिया हुआ था लोअर सर्किट, ध्यान नहीं दिया कि कहाँ पे लगा हुआ है, कोई न्यूज़ आई पता नहीं क्या था। 1.5 लाख का लॉस चल रहा था, सडनली सर्किट लग गया। सर्किट खुला 2.5 लाख। फिर सर्किट खुला 15 मिनट बाद, 3.5 पौने 4 लाख रुपए में छुटकारा हुआ उससे। मैं कहा भाई मैं तो नहीं करता ट्रेडिंग। फिर वही बात, रोज रोज कहा मैं नहीं करनी ट्रेडिंग, अगली सुबह फिर कर लेते थे। तो ये टाइम कब तक रहा पीरियड की, मतलब ये लॉसेस हो रहे हैं प्रॉफिट हो रहे हैं? प्रॉफिट तो होने लग गए थे, बट बीच में ना ट्रेडिंग क्या चीज़ है, ड्रॉप डाउन कई बार दे जाती है। 2017-18 में कमा लिया, ठीक है। 2019 में फिर एक आधा ऐसा ड्रॉप लग गया। 2020 में जब फॉल आया, तब मोटा पैसा बनाया। 2.5 लाख रुपए से मैंने अपने इंडिविजुअली 13 लाख रुपए बनाए। उसी को दोबारा लगा के 13 लाख से इन्वेस्ट करके 23-24 लाख कर लिए थे। वहां से फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, तो ये मेरा ये मानना है, जैसे बोलते हैं ना ट्रेडिंग में 95% ट्रेडर्स लॉस के अंदर है। मुझे लगता है जो 5% प्रॉफिटेबल आ रहे हैं वो भी एक टाइम पे थे 95% के ही पार्ट, बट उन्होंने गिव अप नहीं करा। वो ट्राई करते रहे करते रहे करते रहे और अब वो 5% के अंदर आ गए। सब नहीं आ पाते, कुछ लोग वहीं फंसे रह जाते हैं, बट उसी फाइट करके, लॉसेस को फाइट करके लोग 5% ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस रेट तो हर आते हैं। चीज का ही कम ही है ना। हाँ, हर चीज का है, फिर तो यूपीएससी हो कोई फिर चाहे। डॉक्टर भी है, कोई लॉयर भी है। टॉप तो टॉप पे जो बैठे हैं वो 5% ही है। बाकी 95% तो घूम फिर रहे हैं इधर उधर, बस दाल करेक्ट, रोटी चल रही है, इससे करेक्ट। ज्यादा कुछ भी नहीं तो हर वही है, फील्ड में। मेहनत तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ती है। मेहनत तो फिर इतना चाहे वो। इमोशनल कंट्रोल किसी में नहीं है। हम्म। लोग, मैं देखता हूँ यार, ट्रेड डाली है, एसएल हो गया, फिर डाल रहे हैं, फिर डाल रहे हैं। यार अपने पैसे से तुम्हें कोई लगाव नहीं है? पैसा उड़ रहा है, उड़ाया जा रहा है, पता नहीं। जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, ये जो बैक ऑफ द हेड है, पता नहीं यहाँ पे क्या भ्रष्ट हो जाता है। और बंदा हिप्नोटाइज सा हो जाता है, कुछ भी कर रहा है, टैप 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 टैप, बाय सेल बाय सेल।
तो पता नहीं, इमोशनल कंट्रोल है नहीं ये बिल्कुल भी। ये तो होता है, जैसे मैं भी जब रिवेंज लेने लग जाता है इंडियंस में मार्केट से। कम है वैसे भी, इंडिया ना बड़ा इमोशनल कंट्री है। क्योंकि हमने हमेशा पैसा, देखो मिडिल क्लास लोगों ने पैसे की कमी ज़्यादा देखी है। ज़्यादा तो देखिए। उनके लिए एक पैसा कमाना अलग चीज़ होती है कि भाई पैसा कमाया तो अच्छा लगा। पैसा चले गए तो वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम जॉब वाले लोग हैं, या तो पैसा आता है या तो नहीं आता है। कभी वो नेगेटिव में नहीं जाता है। नेगेटिव में बिज़नेस वाला जो इंसान होगा वो कंफर्टेबल रहेगा कि हाँ भाई लॉस हो गया, उसके लिए नॉर्मल है। जो इंसान जॉब करता है या मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसके लिए लॉस हो गया, तो बड़ा नया टर्म आ जाता है। तो मैं भी जब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, कोविड के टाइम पे मैंने करी थी। तो हुआ होता ये था कि चलो लॉस हो गया। अब फ्राइडे को हमने एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढी, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी और एकदम कन्विंस हो गए कि हाँ यार ये तो काम करेगी। बैक टेस्ट वगैरह सब कर लिया। एक दो दिन फुल एक्साइटमेंट है कि मंडे को मार्केट खुलते ही तो हम मचा देंगे। अब पहली ट्रेड डाली फुल रिसर्च करके, एकदम ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर लगा के, और उसमें हो गया लॉस। अब जैसे उसमें लॉस हो गया, फिर ये आ जाता है फिर स्ट्रैटेजी की अलग। अब हमें लॉस रिकवर करना है। आपको पता है कि आपकी बात काट रहा हूँ मैं, जो 95% लोग जो लॉस कर रहे हैं, उसका रीज़न ही यूट्यूब है। यूट्यूब टीवी चैनल्स, मैंने तो काफी बार टीवी चैनल्स खोल लिए कि चलो समझ नहीं आ रहा क्या खरीदना है, सीएनबीसी लगा दिया। अब सीएनबीसी में बोला उन्होंने ये स्टॉक बाय करा, वो बाय करा, नीचे चला गया। मेरे साथ में मैंने अभी पीछे वीडियो डाली थी एक, तकरीबन 4-5 महीने पहले। पीएफसी नाम का स्टॉक था, सीएनबीसी साहब ने न्यूज़ चैनल चलाया हुआ मैंने। उसने कहा पीएफसी की ऊपर जाएगा जी, इसकी कॉल बाय कर लो। जैसे ही उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, कोई एनालिसिस, कोई चार्ट, कुछ भी नहीं, घंटा कुछ भी नहीं देखा। फ़ोन खोला, मैंने कहा इसने कॉल का है, पुट ले ले। जैसे ही पुट ली है, आप मानोगे भई 10-15 मिनट नहीं पड़े और स्टॉक इतना गिरा, मैंने रैंडमली सिर्फ़ उसका उल्टा करके पैसा बना लिया। रील भी डाली मैंने, वीडियो डाली हुई है। ये स्ट्रैटेजी है लिटरली। न्यूज़ चैनल पे जो कहे तुरंत उल्टा कर दो, 10 मिनट में प्रॉफ़िट निकाल के बाहर आ जाओगे तुम। हाँ, तो बट मैक्सिमम लोग तो बाय करते हैं ना, उनकी बात समझते हैं, उनको एक्सपर्ट समझते हैं। तो ये कैसे चेंज आया, मतलब आप कुछ चीजें कर रहे थे, फिर चाहे वो स्ट्रेटजी हो, मुझे ज्यादा जो लगता है वो शायद आपका माइंडसेट चेंज हुआ होगा कि भाई रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन कैसे आप कर सकते हो। तो क्या बदला, और उस बदलने के बाद प्रॉफिट हो। मेरे हिसाब से ना रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी सेकेंडरी चीज़ें हैं। जो प्राइमरी है ना वो आपका सेटअप है, आपका एनालिसिस है। दिन के 500-500 चार्ट पढ़े हैं मैंने, सारा-सारा दिन यही किया, कुछ किया ही नहीं। कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बनाया, कहीं बाहर घूमे नहीं, नथिंग। सिर्फ लैपटॉप खोला, चार्ट्स पे सारा टाइम स्पेंड किया। जब आप देखते हो ना चार्ट्स को बहुत ज़्यादा, तो पहले तो देखना शुरू करोगे, कई लोग सोचते हैं कि यार मैं देख रहा हूँ पर देखूँ क्या इस पे? सामने लाइनें चले जा रही है, कैंडल चले रही है, क्या देखूँ? ग्रेजुअली आपको पता लगने लग जाता है, लेट्स से कि मैंने देखा यार, फॉरेक्स की एग्जांपल ले लेता हूँ। गोल्ड है कि यार कल भी 12 बजे गोल्ड ऐसे खड़ा हुआ था और 1 बजे सडन से ऊपर भागा। परसों भी ऐसे था, खड़ा हुआ था फिर सडन से ऊपर भागा। चल यार इसका पुराना डेटा टेस्ट करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं। 10 दिन देखे कि यार जब 12 बजे खड़ा होता है ना, स्टे कर रहा होता है, साइडवेज होता है, तो सडनली 1 डेढ़ बजे के करीब मोमेंटम देता है। 10-15 दिन 20 दिन बैक टेस्ट कर लिए, चार्ट्स समझ लिए, फिर उसी को उठा के टेस्ट करना शुरू कर दिया छोटे पैसे से। करते करते वो सेटअप स्ट्रेटजीज बिल्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा अगर आपकी पकड़ चार्ट्स पे है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक हो जाएगा। एक चीज़ समझना, कभी हम क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं, कभी हम क्वांटिटी कम डालते हैं। अब आप ये कैसे जज करोगे कि आप क्वांटिटी, जब क्वांटिटी कम डालोगे तब प्रॉफिट होगा, ज़्यादा डालोगे लॉस होगा, ये हमेशा है। अब इसका रीज़न ये है कि आपकी चार्ट पे पकड़ कमज़ोर है। अगर मुझे पता हो कि इस ट्रेड में मेरी कन्विक्शन है, तो मैं ऑटोमेटिकली लॉट ज़्यादा लूँगा। कन्विक्शन कम लगेगी, कम लूँगा। तो सारी बात घूम के आ जाती है चार्ट पे। एनालिसिस ठीक नहीं होगा, रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, लॉस होगा, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। फिर आप कहोगे मैंने 2-3 ट्रेड कर ली यार, मेरा ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया, मेरी साइकोलॉजी वीक है। भाई साइकोलॉजी नहीं वीक, साइकोलॉजी से, रिस्क मैनेजमेंट से साइकोलॉजी खराब हुई, और रिस्क मैनेजमेंट इसलिए खराब हुआ आपका टेक्निकल पे पकड़ नहीं है। सो अल्टीमेट चार्ट्स है। सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। और चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई भी फील्ड हो, आपको एक मेंटोर होना चाहिए, आपका बडी होना चाहिए, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आपको बता सके। बस, और आप लोगों के साथ शायद वो चीज था कि बिल्कुल। मतलब कभी क्योंकि क्योंकि कभी ये चाहे बोलते मैं होते हैं हूँ, ना, चाहे नमन, चाहे कोई भी है, आपको खुद को नहीं पता लगेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो या हाँ। कहाँ पे गैप आ रहा है। मैं लॉस करे यार, तो मेरे को कह रहे थे, कहते नमन अगर तू ना कर सकता होता तो मैं तेरे को बोल देता कि भाई तेरे बस का ये काम नहीं है, तू और कोई काम कर ले। कहते तू बहुत बढ़िया कर सकता है, कहीं छोटी छोटी कमी है। कभी ये कहते तू डरता ज़्यादा है, इसको हटा। कभी अगर लॉस होने लग गए बीच बीच में, तो इन्होंने, हाँ ट्रेडिंग फेज आते ही रहते हैं बीच में, अगर
हफ्ता 10 दिन 15 दिन बेकार आ गए, कहते तू एनालिसिस नहीं कर रहा, तू मार्केट में बैठ नहीं रहा, इसलिए तेरा लॉस हो रहा है। मतलब बार बार बताते रहना कि तू भटक रहा है, चल इधर आ। बता आपको वही सकता है जो आपके साथ रहता है। तुझको पता ही नहीं लगता, नेवर। क्योंकि जब हम गलत करते हैं ना खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि ये सही है। सही है। है ना, ये इंसानी फितरत है, कुछ भी गलत काम होगा उसको और हम रीजन convince- देना है वो, यार मार्केट ना हफ्ता 10 दिन से बहुत बेकार चल रही है, बड़ी इंडिया वीक सुपर है, नीचे ऐसा है वैसा है, मैं क्या करूं इसमें। बट हाँ, एक्चुअल में मैंने मेहनत नहीं करी, सही मैंने बात एनालिसिस है। नहीं किया। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट था, प्लस पॉइंट की था, एक मेंटोर मतलब भाई थे आपके, या फिर दोनों में से कोई भी गलत कर रहा है तो एक थर्ड पर्सन है जो देख के बता रहा है कि भाई ये चीज नहीं करनी और है। ये पूरी लाइफ पे इम्प्लीमेंट है ये रूल। आप लाइफ में गलत जा रहे हो, आपको आपके साथ जो सारा दिन रहता है वो आपको बता सकता है कि कहाँ पे कमी है, क्या डायरेक्शन होना चाहिए। अच्छा, तो कुछ नमन भाई, मेरा अभी पता ना थोड़ी सी क्यूरियोसिटी में कोई ये हो रही है कि जब आप दोनों आपस बैठ के ट्रेड करते हो, जैसे अगर मैं अपने भाई के साथ बैठ के ट्रेड करूं, तो कभी कभी तो सब कुछ अच्छा जाएगा, सब कुछ ड्रीमी है कि भाई प्रॉफिट हुआ है, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। पर कोई कोई दिन तो ऐसा भी आता होगा कि भाई लॉस हो गया है, दोनों ही गुस्सा हो गए हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारी भाई। बहुत लड़ाई हो जाती थी, हाँ, क्या बहुत हो जाती कुछ थी। किस्से जो बट एट आपको। सर्टेन पॉइंट जाके सब चीजें खत्म हो जाती हैं। हाँ, शुरू शुरू में जब आप साथ बैठते हो, कोई लॉस होता है या कुछ गलत होता है, तो थोड़े दिन चलता है, 6 महीने साल। उसके बाद आप फिर इतने मैच्योर हो जाते हो कि ये सब चीजें जो मैटर नहीं नॉर्मली चलता है करती। ना कि ट्रेड कहीं फॉर एग्जांपल चार्ट देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बाय, ये कह रहे हैं सेल, जिसकी चल गई देखा मैं तो कहा था, तेरे चक्कर में ट्रेड नहीं ली मैंने। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ वाले इंसान, चाहे आपका भाई है या दोस्त है, उसके साथ बॉन्डिंग कैसी है। हमारा एक सिस्टम शुरू से है कि गलत तो भी दोनों, सही तो भी दोनों। कुछ ऐसा हुआ हो ऐसा हो गया था, फिर पहले लड़ाई सी होने लग गई, फिर क्या कहते हैं, भैया ने बोल दिया कि तू भाई अलग बैठ के ट्रेड करियो, मैं अलग, 12 बजे मिलेंगे। देखेंगे किसने हाँ पैसा हाँ, कमाया। किसने क्या किया। फिर ऐसे करते करते फिर ठीक हो गया कि यार कभी लगता था, हुआ क्या, इनके पास दिख रहा ज़्यादा, मैंने चार्ट पे ज़्यादा मेहनत कर ली। तो फिर ऐसा होता था कि जब मेरे को चार्ट पे दिख रहा है बट मेरे हाथ हाथ नहीं जा रहे कि मैं लॉट बढ़ा लूँ, 1 लॉट में 2 लॉट में कमा रहा हूँ, 20 डालने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। ये कहते तू पकड़ा, मैं 50 डाल देता हूँ। फिर हमने कहा इकट्ठा कर लेते हैं यार, कि मेरे पास दिख रहा है, तूने एनालिसिस अच्छा कर ली है, चल कंबाइन कर लेते हैं। फिर दोबारा से और मैंने पूरे इंडिया के बहुत सारे ट्रेडर्स देखे हैं, एनालिस्ट देखे हैं। तो चाहे नमन मेरा भाई है इसलिए नहीं, पर नमन के पास एक गॉड गिफ्टेड शफा है। आप इसको दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एसेट दे दो, ये आपको उसके सारे थ्रेड्स निकाल के दे देगा कि ये कब चलेगा, कब नहीं चलेगा, कब मूव करता है, सब ए टू जेड आपको डिटेलिंग सारी निकाल के दे देगा। मतलब जिस तरीके से नमन एसेट्स को देखता है, इसका नजरिया बिल्कुल अलग है। जैसे नमन ने कहा ना कि मैंने 500 चार्ट देखे हैं और देखते देखते चीजें आने लग जाती हैं। मुझे लगता है कि नमन बिल्कुल अलग तरीके से देखता है, शायद ही कोई ऐसे देखता हो। गोल्ड ने अभी मोमेंटम शुरू किया है हम्म। थोड़े टाइम पहले से ही, हाँ हाँ, अभी तो बहुत बढ़िया बढ़ रहा है। पूरी रैली भाई कैच कर रखी है। देखो ये पोजीशन आज की चल रही है। आज तो सैटरडे बंद है, हाँ, ये कब। एक लॉट लिया था जब जिस दिन रैली शुरू हुई थी। ठीक है। स्ट्रेटजी है, बता दूंगा, फ्री में दे दूंगा वो भी। हाँ, इसमें तो ये। $10,000 डाले थे, नया अकाउंट बनाया था, स्विंग ट्रेडिंग किसी पर्पज से कि गोल्ड उठा के रखना है जी, मैंने सिर्फ हाँ, ये उठाया था। तो ये $27,000, सत, 25 लाख रुपए चल रहा है, अभी भी होल्ड रखा हुआ है, काटा नहीं अभी भी। और समझ गया। कितने दिन में 27,000 अभी डॉलर? गोल्ड की रैली शुरू हुई थी जब लास्ट तकरीबन 20-25 दिन पहले, महीना अच्छा, पहले, तो लगभग तब से चल रहा है, एक महीने का मान ले, तब एक से महीने चल में रहा है। 27,000 सिंगल लॉट डाला है, क्वांटिटी 295 डाली है डॉलर औकात अगर दिख अनुसार, रहे हो कैमरे में भाई, थोड़ा जूम इन कर देना। क्वांटिटी 27,000। डाली है औकात अनुसार। हाँ अब डालने को कोई कहे अगर इतना ही पता था तो भाई 10 डाल देता, हाँ, अगर भाई 1% को गलत हो जाता तो मरना थोड़ी है मैंने। करेक्ट करेक्ट। तो अभी भी आप ज्यादातर कमोडिटीज ट्रेड करते हो? हाँ, फॉरेक्स में करता हूँ मैं, ज्यादातर गोल्ड ट्रेड करता हूँ, गोल्ड से बड़ा प्यार है मेरे को। समझिए। तो अब जब आपने बताया कि चार्ट पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो जब चार्ट टेक्निकल एनालिसिस की बात आती है, बहुत सारे तरीके हैं करने के। जैसे मुझे अभी लगता है कि यार, जब 7 8 10 में या 12 15 में लोगों ने स्टार्ट करा होगा, तब नॉलेज की कमी थी। जी, लोगों को अगर एक इंडिकेटर पता चल गया ईएमआई, तो वही पता है, सिर्फ उसी को देख के ट्रेड करना है। आज की डेट में इतने इंडिकेटर्स आ गए हैं, 10 तरीके आ गए हैं। कोई बोलता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कोई बोलता है आईसीटी, कोई बोलता है डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल, और सब इतने कन्विक्शन से बोलते हैं कि भाई इसी से पैसा बनता है। इसी से पैसा। तो अब क्या होता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या हाँ, चूज करें। और अगर एक चीज करी, पैसा नहीं बना, अगले हफ्ते के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी, तीसरे हफ्ते तीसरी स्ट्रेटेजी। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, और आपके अकॉर्डिंग क्या सही तरीका है? भाई सबसे पहले तो ना मेन ये है, सबसे पहले प्राइस चलेगा, फिर उसके बाद आप देखना कभी भी जो डायरेक्ट ट्रेडिंग टर्मिनल्स है ना,
उसमें प्राइस जल्दी मूव करता है, ट्रेडिंग व्यू में चार्ट थोड़ा सा डिले बनता है, पहले प्राइस फिर कैंडल, कैंडल के बाद उसी को कैंडल को देख के इंडिकेटर कुछ ना कुछ सिग्नल देगा, मतलब आप थर्ड चीज पे जा रहे हो, इंडिकेटर देख रहे हो, थर्ड चीज पे जा रहे हो, बहुत लेट हो, लेटेंसी हद से ज्यादा है, इंडिकेटर काम नहीं करेंगे। 110% जो भी बंदा इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहा है जिंदगी भर में प्रॉफिटेबल होगा तो मुझे कह देना। पर वो तो बहुत सारे इंडिकेटर ईएमए आरएसआई लोग जो बोलते हैं मर्जी ये। जितने मर्जी हो सब जीरो है भाई, सब जीरो, लिटरली कुछ नहीं है। मैंने 8 सालों में सारा कुछ ट्राई करके देख लिया। मेरे को एक बंदा जो देख रहा ना ये पॉडकास्ट, जिसने इंडिकेटर पे पैसा बनाया, अपनी स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद पीएनएल मेरे को भेज दो, मैं देख लूंगा। 1 करोड़ रुपए का इनाम है जिसने कर दिया, लिटरली। ना तो चार्ट पैटर्न से पैसा बनेगा, ना ही इंडिकेटर से पैसा बनेगा। पैसा बनेगा तो भाव को समझ के बनेगा। वो बोलते हैं ना पुरानी बात, भाव भगवान से। ठीक है, बस ठीक है। जो अभी गोल्ड में ये ट्रेड चल रही है, ये कैसे है? डाउन ट्रेंड आया हो जब भी, ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम हो, 1 आवर टाइम फ्रेम कोई सा भी लगा लो, देखो 5 मिनट का होगा अगर, तो मिनटों का टाइम फ्रेम है तो मिनटों में उसका रिवर्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। दिन का टाइम फ्रेम है तो दिनों में रिजल्ट आएगा। डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद एक लो लगेगा, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी ऊपर को, फिर मार्केट नीचे आएगी, एक हाइयर लो लगेगा, एक लो लगा उससे ऊपर हाइयर लो लगेगा स्ट्रक्चर, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तीसरा हाइयर लो लगेगा। जब तीसरा हाइयर लो लगेगा, हमें कैसा पता लगेगा तीसरा हाइयर लो लग गया? जैसे ही एक बुलिश कैंडल वहां पे बनेगी, थर्ड हाइयर लो जैसे ही शिफ्ट होगा, स्विंग शिफ्टिंग सेटअप है, बहुत ही तगड़ा रिवर्सल है। गोल्ड का चार्ट देखोगे 1 डे में ऐसे ही तीसरा स्विंग शिफ्ट हुआ था, वहीं पे मैंने गोल्ड बाय किया था और अब तक चल रहा है। और भी कई फैक्टर थे जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, इंटरेस्ट रेट को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, वो भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी ज़रूरी है, बट चार्ट सबसे ऊपर, वहीं से गोल्ड को बाय किया तब तक चल रहा है। ठीक है। अभी चार्ट अगर हम किसी नॉर्मल इंसान को दिखाएं चार्ट, तो वो बोलेगा भाई क्या है? लिटरली जैसे लोग लोग एक्सरे नहीं होते कि बस दिख रहा है, देखा समझ कुछ नहीं है। लाइन्स चल रही हैं। है ना? हाँ कुछ तो है, मतलब ऐसा करके देख लिया शौक शौक में, जैसे होता नहीं बचपन में, मैं भी ऐसे देखता था कि हाँ कुछ तो है, बट समझ नहीं आया कभी भी कुछ। तो चार्ट भी अगर नॉर्मल बंदे को दिखाओगे तो उसे वैसे समझ में भाव आएगा। के तरीके से देखो, हाँ एग्जाम्पल है 3000 पे गोल्ड था, 3000 का लो लगा, ऊपर आया 3100 तक, फिर 3050 तक आया, 3050 से घूम के ऊपर 3150, फिर नीचे आया 3100 तक आया, 3100 से घूम के फिर 3200। मतलब भाव को देख सकते हो आप कि पहले डिमांड 3000 से आई, अब 3050 से आई, फिर 3100 से आई। हाँ। अगर स्ट्रक्चर में देख लें तो मैंने इसको टेक्निकली बोल दिया हाइयर लो शिफ्ट होना। अगर भाव से देखोगे तो डिमांड बढ़ रही है ना, लोग क्या करेंगे, ऐसे करके पैटर्न बना देंगे ट्रायंगल सा, ये ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट आया, बाय कर लो। सबसे गंदी वो है, घटिया चीज वो है। तो ये चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, जीरो भाई, जीरो ये भी ट्रेंड नहीं लाइन यूज मैं करने? कुछ नहीं यूज करता। लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ यूट्यूब पे, कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं लगी होगी मेरे, कोई इंडिकेटर नहीं होगा, कोई चार्ट पैटर्न नहीं होगा, नथिंग। तो आप सिर्फ चार्ट देखते हो? मैं स्ट्रक्चर देखता उस पे मतलब जो ड्राइंग होती है वो नहीं करते कुछ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक आधी लाइन लगा दी हॉरिजॉन्टल तो लगा ली, नहीं तो कुछ भी नहीं लगाता। लेवल्स मार्क एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो खुद की फाइंड की हुई है, कहीं है ही नहीं भाई, कहीं मिलेगी नहीं। स्ट्रेटजी क्या है? किसी भी एसेट में काम कर लेना, ऑप्शन हो, इक्विटीज हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी हो, पीछे पुराने 3-4 दिन का डेटा देख के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके 4-5-6 दिन का डेटा कलेक्ट करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेना। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा एक तरह से, जहां पे मार्केट ज्यादा देर आती हो, ज्यादा बार मल्टीपल टाइम्स आई हो, हिट लगे हो, उस पर्टिकुलर जोन को मार्क कर लो, लाइंस को मार्क कर लो, और अगले दिन जैसे ही मार्केट उस प्राइस पॉइंट पे जाए, टच होते ही, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस एंट्री फॉर्मूला है मेरा, जैसे ही वो रेजिस्टेंस को टच करेगी सेल कर देना, सपोर्ट को टच करेगी बाय कर देना। कोई कैंडल बनने का वेट नहीं करना, कोई लिक्विडिटी स्वीप कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। 1050 का भाव है, चलते चलते 1050 का भाव टच, सेल, एडवांस एंट्री खुद की फाइंड की हुई है भाई। अब एक चीज है, आप ट्रेड ले रहे हो, कैंडल बनने के बाद ले रहे हो, कोई श्योरिटी नहीं, इंडिकेटर के इंडिकेशन के बाद ले रहे हो, 100% नहीं श्योरिटी। 1050 का भाव, कैंडल आई, वहां पे मार्केट आई, 1050 से कैंडल बनी, 1055 आ गया, अब बाय करोगे, कोई क्या श्योरिटी है चल जाएगा? 100% तो नहीं है। इंडिकेटर ने 1057 पे कह दिया बाय करो, कोई श्योरिटी नहीं। जब श्योरिटी नहीं है तो मैं 1055 पे या 57 पे ले लूं, मैं स्टॉप लॉस फिर भी नीचे ही लगाऊंगा, 50 के नीचे लगाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जहां से बाउंस आया उसके नीचे लगाऊंगा स्टॉप लॉस। जब स्टॉप लॉस लगना ही 1048 पे है, 47 पे है, तो मैं महंगा क्यों ले रहा हूँ चीज को? टच किया,
फर्स्ट हिट हमेशा रिवर्सल आएगा। जो भी लेवल आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया उस पे पहला टच मार्केट ने लगाना है तो 100% रिवर्सल आएगा। स्ट्रेटजी सेटअप को टेस्ट करके देख लेना, नहीं चला पैसा लॉस हुआ मैं भर दूंगा। और बताओ, श्योर शॉट है। समझ गया। सबसे पहले प्राइस साइकोलॉजी आती है, फिर आता है जी प्राइस, फिर कैंडल, और फिर चार्ट पैटर्न्स, और फिर ये इंडिकेटर्स। 1050 पे अगर मैंने ले लिया रिस्क 3 रुपए का 47 तक, 55 पे ले लिया 8 रुपए का, 57 पे ले लिया 11 रुपए का, रिस्क छोटा रखूंगा। आम ट्रेडर जो है ना होल्ड नहीं कर सकता पोजीशन, जो प्रॉफिट को होल्ड नहीं करता, जिसको होल्ड करने की आदत है वो लॉस को भी होल्ड करता है, फिर वो जुआरी टच है। मोस्टली होल्ड नहीं होता, मेरे से जो होल्ड नहीं होता थी पोजीशन, तो मैंने क्या किया भाई, रिवॉर्ड तो बढ़ नहीं रहा, रिस्क घटा लेते हैं। 11 के रिस्क से 22 नहीं कमाया जा रहा ना, तो 3 के रिस्क से 7 कमा लेता हूँ, 8 कमा लेता हूँ, ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। समझ गया। तो साहिल जी आपका भी यही ट्रेडिंग स्टाइल है या आपका कुछ डिफरेंट है? नहीं, मेरा अब ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो गया। मैं ज़्यादातर स्विंग में, इन्वेस्टमेंट्स में रहता हूँ, जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स हो गई, या गोल्ड में हो गई, या रियल एस्टेट में हो गई दुबई, तो इन सब में मेरा अब ज़्यादा रहता है। मतलब आप थोड़ा एक्टिव इनकम ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, और साहिल भाई जो इनकम है उसको और वेल्थ कैसे बन सकती है वेल्थ कैसे, इन्वेस्टमेंट्स करके, वो ज़रूरी, क्योंकि अब ट्रेडिंग में भी मैं यही सुनता हूँ कि भाई ट्रेडिंग करके आप थोड़ा पैसा बना लो, एक्टिव इनकम हो जाए, फिर उससे बिल्कुल। वेल्थ जो है वो इन्वेस्टिंग के अंदर ही बनेगी, लॉन्ग टर्म के अंदर ही। तो बा- आपका क्या ये है व्यू है कि हाँ, आपको ट्रेडिंग? इन्वेस्टिंग के लिए भी पैसा चाहिए। हाँ अगर आज से 8 साल पीछे चले जाते तो इन्वेस्टिंग हम भी ना कर रहे होते। हाँ आज कर रहे हैं, जब बंदा कमा लेता है तो उसी को लगाता ना, एक मिडिल क्लास बंदा। मेरे को तो वो चीज़ बहुत बेकार लगती है, हाँ जो कई वीडियोस या इस तरह की चीज़ें हैं कि तुम 10,000 पे लगाओ, 18 साल से 20 साल से इन्वेस्टिंग शुरू करो। भाई 20 साल से शुरू करके अगर 30 में कोई कॉर्पस इकट्ठा कर भी लिया तुमने, तो जो मज़ा तुमने 20-25 में लेना था वो तो तुमने लिया ही नहीं। जिंदगी नाम की भी कोई चीज़ है, 20 से 30 तक तुम जोड़ते रहो, 30 में तुम्हारा, पंजाबी में कहते हैं पटाखा पड़ जाए, कुछ हो जाए, फिर क्या होगा, क्या सही करोगे? बात है। तो जीना भी जिंदगी को ज़रूरी है। समझे। तो ट्रेडिंग में आज की डेट में बहुत सारे यूथ आ रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया, पहले ये ट्रेडिंग हमें डिस्कवर करने में टाइम लगता था। जैसे मुझे तब पता चला जब जियो आया, अगर नहीं आया होता, इंटरनेट नहीं इतना फ्रीली एक्सेसिबल होता, तो शायद बिल्कुल। मुझे कॉलेज में पता चलता, बट स्कूल में पता चल गया। तो अब लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। अब ज़ाहिर सी बात है 100 लोग आते हैं तो मैक्सिमम लोगों को लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, किसी के पास कर्जा हो जाता है, कोई तो डिप्रेशन में चला जाता है, इस बिल्कुल। तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो क्या आप लोगों को रिकमेंड करोगे कि ट्रेडिंग में फुल टाइम आना चाहिए? और अगर आना चाहिए तो कितना पैसा है? सच में कितना पैसा है? क्योंकि दिखाने में लोगों के पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं, और रियलिस्टिकली कितना कमाया जा सकता है, और क्या फुल टाइम प्रोफेशन में आना चाहिए? साहिल भाई आप बताइए, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास। देखो, फाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, हुँ, उसका एक छोटा सा पार्ट है स्टॉक मार्केट। हुँ, अब हमारा एक ब्रांड है स्टॉक अस्त्र, जिसमें हम बच्चों को स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, सेबी के एग्जाम्स क्लियर कराते हैं। ठीक है। तो जब बच्चे आजकल 14-15 साल के स्टॉक मार्केट सीखने आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो आप सीख रहे हो, चार्ट सीख रहे हो, ये सिर्फ एक एबीसी है। आपने अगर इसमें पूरी उम्र इसमें करियर बिल्ड करना है, तो आपको प्रोफेशनल बनना चाहिए। पैसा लगाना कैसे है, पैसा बनाना कैसे है, वेल्थ कैसे ग्रो करनी है। हालांकि आजकल एमबीए वाले स्टूडेंट्स भी अगर आते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, जो कि बहुत बेसिक नॉलेज है। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, है ना, तो मनी फ्लो कहाँ से आ रहा है, कौन सी आजकल एक्टिव सेक्टर्स हैं, कहाँ जा रहा है, ये नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। आप स्टॉक मार्केट को सिर्फ इतना ना समझो कि मैंने चार्ट्स देखे, सीखा, ट्रेड किया, पैसा बनाया। आप उसके फ्लो को समझो। आप देखो कि बड़ी बड़ी कंपनीज कहाँ डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं। अपने आप में पूरी दुनिया को चलाने वाला सेक्टर है ये, तो हर किसी को आना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो काफ़ी लोग ना लड़ते रहते हैं ट्रेडिंग के अंदर। जैसे मुझे लगता है कि कुछ लोग, सबके लिए स्टॉक मार्केट है भी नहीं। बिल्कुल। जैसे जो इमोशंस मैनेज नहीं कर सकते या इमोशनली वीक हैं, उनके लिए तो है भी नहीं, बट फिर भी वो पैसा लाते रहते हैं और लोन लेते रहते हैं, गिव अप नहीं करते हैं कभी भी। तो उन, मतलब कब होना चाहिए कि आपको पता चल जाएगा ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी? कुछ क्वालिटी जैसे हो कि भाई मेरे अगर, पास एक 80 साल के ट्रेडर आए थे, हाँ, उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि अगर ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपका दिल, जिगरा, गुर्दा बड़ा होना चाहिए,
वही बंदा इसको कर सकता है। हाँ, तो मैं अगर समझे तो इमोशंस मैनेज करना थोड़ा आना चाहिए, डिसिप्लिन एक फैक्टर है। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है, किसी भी डिसिप्लिन काम में बहुत ज़रूरी है, मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा। वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है ये। हाँ, वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। और डिसिप्लिन मतलब ना, मैं जब पढ़ाता हूँ या फिर लोगों से मिलता हूँ तो एक बात बोलता हूँ कि इसमें ना कॉम्बिनेशन चाहिए। पंजाब 'ਚ ना जट ਹੁੰਦੇ मतलब थोड़े ज़्यादा गाँव हाँ, से मतलब स्ट्रॉन्ग, हाँ। जाट जट कह लो, जाट कह लो, तो मैं कहता हूँ कि बानी और जट का मिक्स चाहिए, जो पैसे को एक-एक रुपए को सोचता भी है और जिगरा भी रखता है, मिक्सचर चाहिए दोनों की क्वालिटीज़ का, तो बात बनती है। तो ट्रेडिंग में मतलब इमोशंस, अब एक प्रो और एक जो बिगिनर है उसमें क्या डिफरेंस होता है? बिगिनर बहुत खुश और सैड होता रहेगा अपने पीएनएल को देख के, जो स्टार्टिंग में होता है। जैसे ही प्रॉफिट हुआ तो तुरंत वो हर्षद मेहता वाली बैकग्राउंड में म्यूजिक बनना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हम ही हर्षद मेहता है। और जैसे ही लॉस हुआ तो तुरंत अरिजीत सिंह के गाने बजना ये स्टार्ट वही हो जाते हैं, इमैच्योरिटी है। है ना? तो वो जो प्रॉफिटेबल आप होते हो या फिर जब आप एक प्रो बनते हो, कुछ साल देते हो मार्केट को, तो वो चेंज कैसे आता है? मतलब इमोशंस कैसे वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाते हैं? क्या वो सच है जो पता चल जाता है कि यार ये जब तो आपका एक बिजनेस माइंडसेट हो ना, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो, एक बिजनेसमैन की दुकान के बाहर से अगर कोई कस्टमर अंदर आते आते बाहर चला गया, वो ये नहीं कहेगा ओहो यार क्यों नहीं आया, ये आ जाता अंदर। ही इज़ वेरी काम, ठीक है आना होगा आ जाएगा भाई, हम अपने गल्ले पे बैठे हैं। सिमिलरली वो इमोशन को बहुत खुश नहीं कर रहा, या आज धंधा नहीं हुआ तो बहुत ऐसे दुखी नहीं हो रहा, सेम पेस है बिल्कुल। तो जब एक बिजनेस वाला माइंडसेट रखते हो ना, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखते हो कि यार मेरे को गेम में लंबा टिकना है, मैं इसमें 4 दिन के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसमें अपनी जिंदगी देने के लिए आया हूँ, या मैं इस गेम में रहूंगा 10 साल 20 साल 30 साल रहूंगा, तो आपको बहुत जल्दी नहीं होती कि आज आया कल नहीं आया पैसा, वो चीज़ें फिर मैटर नहीं करती हैं। अपने आप एक बैलेंस आया था सबसे पहले, जिसका बिजनेस माइंडसेट हो। अगर अब आप स्टॉक मार्केट में बने रहोगे ना, पैसा अपने आप आ जाएगा। पिच पे टिके रहना पड़ता है। बस, टिके रहने का गेम है। जैसे क्योंकि बस। मैं भी लोगों को बोलता हूँ, मैं कहा भाई देखो स्टॉक मार्केट 30 साल पहले भी था, 30 साल बाद भी रहेगा। रहेगा। बट बहुत सारे लोग 30 साल पहले थे, आज नहीं है। और रहती दुनिया तक और रहने वाला जो काम लोग आज हैं वो 30 साल बाद नहीं होंगे। नहीं बट होगा। अगर तुम टिके रहोगे, फिर चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, ट्रेडिंग की बात हो, तो पैसा बन जाएगा। बन क्योंकि जाएगा। वही बात है, जितना मुश्किल आपके लिए ट्रेडिंग है उतना मुश्किल सबके लिए है। सबके और लिए। बस अगर आप ट्राई करते रहो तो आप जीत जाओगे, बाकी सारे लोग गिव अप कर देंगे। अच्छा, नमन एंड साहिल भाई, फॉरेक्स की भी आपने बात करी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आप करते हो। मैं अभी भी मतलब इतना मैंने कंटेंट बनाया है फाइनेंस का, अभी भी मैं नहीं समझ पाता हूँ फॉरेक्स इंडिया के अंदर लीगल या इलीगल है। क्योंकि अभी गूगल करो कि फॉरेक्स इज लीगल और नॉट, तो एक वर्ड आ जाएगा भाई फॉरेक्स इज नॉट लीगल इन इंडिया। अभी कुछ दिन पहले मनी एक्सपो हुआ था जी। मुंबई के अंदर, है ना, जियो कन्वेंशन सेंटर में। तो वहां पे मैं गया, वहां पे सारी फॉरेक्स के ब्रांड, ये जो इंडियन ब्रोकर्स है ना, 2-3 ही थे, बाकी सारे फॉरेक्स के। वहां दिख के लग रहा है कि भाई यही तो लीगल है। ये तो तो लीगल ये है। क्या मिथ है, क्या सच्चाई है इस चीज की? देखो, इंडियन मार्केट जो है ना, उसमें एक तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यार रिलायंस के ऊपर भी कोई बैठा है, सेंट्रलाइज्ड मार्केट है, एयरटेल के ऊपर भी कोई बैठा है, टाटा के ऊपर भी कोई बैठा है, मतलब हर चीज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है। पहली मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इसमें लेवरेज बहुत कम हो गई है। पहले टाइम में अच्छी लेवरेज थी, मैनिपुलेशन करेंगे, ऊपर से लेवरेज नहीं इतनी घटा देंगे। लेवरेज तो मार्केट के ऐसे एसेंस है, अगर लेवरेज नहीं होगी मार्केट में तो वॉल्यूम्स कैसे आएंगे? वो हटा दिया मिडिल क्लास के लिए, एक दूसरी मुश्किल चीज़ कर दी। तीसरी चीज़, जीएसटी वगैरह, स्टाम्प ड्यूटी, 36 तरह के वैसे टैक्स हैं। चौथी चीज़, अगर तुमने कमा भी लिया तो कमाने के बाद 30% तुम फिर दोगे। तो इंडियन मार्केट इज़ नॉट मेड फॉर लाइक ट्रेडिंग पर्पस। आपने ऑप्शंस में पैसा गवा लिया और स्टॉक्स में, स्विंग में या इन्वेस्टमेंट से बना लिया, तो आपको फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। ऑफसेट नहीं कर सकते। ऑफसेट नहीं कर सकते। हम्म, तो फिर इसलिए इंडियन मार्केट में ऑप्शन आ जाते हैं अपने पास, ये कम्युनिटीज में सही है कि उसमें भी? फॉरेक्स की कमोडिटीज करो, हाँ, वो ज़्यादा बेटर है। गोल्ड करो, बिटकॉइन करो, सबसे ज़्यादा। मतलब जो नेशनल ग्लोबल लेवल पे सेट्स पता है हैं। क्या, हाँ जी, ग्लोबल लेवल पे इन पे वो नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है। हम्म, गोल्ड भी माइक्रो इकोनॉमिकल चीज़ों से ड्रिवन होता है, टेक्निकल से ड्राइव हो जाएगा, बिटकॉइन भी हो जाएगा, बट ये मार्केट नहीं होती। न्यूज़ देख लोगे तो तुम जाओगे, चार देख लोगे तो मैनिपुलेशन हो जाएगी। अभी एक्सपायरी, मैं अक्टूबर नवंबर 2024 तक अच्छे से ट्रेड कर रहा था ऑप्शंस में, बढ़िया। एक्सपायरी चेंज हुई, बंद करना पड़ गया, मूवमेंट ही है नहीं, स्विच कर दिया पूरा का पूरा फॉरेक्स में। तो कुछ रीज़न हो जाता है, इसलिए करना पड़ता है। रही बात बैन की, एक होता है कि बैन नहीं है,
ट्रेडिंग बैन नहीं है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, मतलब आप इंडियन रुपी बाहर भेज रहे हो, बेसिकली सरकार कहती है कि यार अगर तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग होगी यूएस डॉलर में, मतलब तुम इंडिया का पैसा बाहर भेज रहे हो, इंडिया का पैसा बाहर निकलेगा तो तुम इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी ड्रॉ हाँ, डाउन कर जाएगी। सही बात ये है। तो है अपफ्रंट का रीजन, हाँ, बट एक्चुअल रीजन ये है कि सरकार जानती है कि भाई लॉस कर रहे हैं लोग, रिटेलर लॉस कर रहे हैं, अगर रिटेलर लॉस करेंगे तो ही बिग प्लेयर पैसा कमाएगा। तो सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि तुम पैसा गवाओ इंडिया के बिग प्लेयर्स को, तुम लॉस करो और इंडिया का इंडिया में खिला दो पैसा, बाहर मत खिलाओ, इसलिए बैन कर दिया। एक्चुअल रीजन ये है कि उनको पता है कि पैसा लोग बाहर ना गवाएं, यहीं गवा लें, यहीं खत्म कर दे। बाहर इवन आसान है, गोल्ड में आसान है, बिटकॉइन में आसान है पैसा बनाना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बैन कर देनी इन्होंने। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो ये हर जगह हम्म। सेम ही चलता है। हर जगह सेम चलते हैं, इवन बहुत स्मूथ और प्यारे चलते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टो में। इंडियन बहुत मार्केट के अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन, जैसे जब मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी जब मैं इंट्राडे करता था, अभी मैं इंट्राडे वगैरह नहीं करता हूँ, कि भाई ब्रेकआउट आया खरीदा। ब्रेकआउट तो सबसे बेकार चीज़ है इंडियन मार्केट में। हाँ। 10 में से 2 ब्रेकआउट चलेंगे, 8 फेल हो जाएंगे। ब्रेकआउट ट्रेडर कभी इंडियन मार्केट में पैसा बना ही नहीं सकता। ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है अगर बैंक निफ्टी में, मैंने बहुत कम कर रखी है आजकल, एक्सपायरी चेंज हो गई है, बस मंथ के लास्ट के वीक में थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। अगर बैंक निफ्टी करना है, HDFC और ICICI को गौर कर लो, थोड़ा सा पहले चलेंगे बैंक निफ्टी से, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सबको पता है कैसे मार्क करनी है, सबने मार्क कर ली, ठीक है। अगर HDFC सपोर्ट पे आ रहा है, तुम आंख बंद करके कॉल उठा लो, उसने एक कैंडल देनी HDFC ने, तुम्हें बैंक निफ्टी में 1000 रुपये लॉट का प्रॉफिट मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रिसाइज, अगर तुम कंपोनेंट्स को देखोगे तो प्रिसाइज होकर पैसा बना लोगे। तो नमन भाई, मैं तो देखो इंडस्ट्री के अंदर हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो खुद ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाते हैं और सोशल मीडिया पे काम करते हैं, खुद के प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, और वो उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग रहता है। तो आप किस तरीके से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, है ना? आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है इस चीज़ पे? आपके पॉडकास्ट के थ्रू भाई एक चीज़ अनाउंस करने वाला हूँ, जो जो अब तक अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीखा है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद लाइव ट्रेडिंग, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला हूँ। सब कुछ फ्री में ट्रेड करवाऊंगा, पिछले 3-4 दिन से शुरू कर दिया है। NFP ट्रेड करवाई थी, वीडियो भी डली हुई है, ज़बरदस्त 200 पिप्स का मूव कैच किया गोल्ड में, वो सब कुछ फ्री कर दूंगा। फ्री लाइव ट्रेड करवाऊंगा यूट्यूब पे, और सारा कुछ स्ट्रेटजी सेटअप सब कुछ फ्री में दे दूंगा, और वो दूंगा जो किसी ने भी आज तक नहीं दिया होगा, और पैसा कमवाने की 100% गारंटी मेरी है। मुद्दा एक और चीज़ है, कोई सोचता ना कि कम पैसे से आना है, 10-20 हज़ार है, 50 हज़ार है, इंडियन मार्केट में पैसा नहीं बनेगा इतने से। गोल्ड में 10-20 हज़ार रुपये भी है, 30 हज़ार रुपये भी है, डाल के अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मेरी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेना। पैसा ना बढ़ा, मैसेज डाल दियो, मैं भेज दूंगा, मैं रिफंड कर दूंगा, और बताओ लॉस हुआ मैं पूरा करवा दूंगा। कुछ लाइव ट्रेडिंग का इंसिडेंट जो रिसेंटली हुआ हो अभी आप? लास्ट अभी फ्राइडे को थी NFP, तो NFP ट्रेड करी थी। यूरो में एक सेल का ट्रेड बनाया था और गोल्ड में बाय का ट्रेड बनाया था, हेज कर दिया था बेसिकली। तो यूरो में तकरीबन 2-2.5 हज़ार का लॉस हुआ, और उसमें $5,000 का प्रॉफिट बना लिया। और एक चीज़, सिर्फ ज्ञान नहीं हाँ। बांटना, ये देखो आप खुद ही चेक कर लो, पिछले 6 महीने का PNL, 6 महीने का सारा ट्रेड? सारी ट्रेड ये- चेक कर लो, चाहे PNL चेक कर लो, ठीक है, दिखा देना कैमरे पे भाई। तो बैलेंस दिखा दूं? ये बैलेंस, डिपॉजिट $50,000 बिल्कुल और करंट $86,000, बिल्कुल। मतलब 26,000। विड्रॉल भी लिए हुए हैं, नीचे आप टोटल हाँ। प्रॉफिट चेक करो। विड्रॉल भी है। और एक चीज़ है, डेमो अकाउंट नहीं है, जब कई डेमो अकाउंट ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, विड्रॉल लिया नहीं होता, उतना ही दिख रहा होता है बस। हाँ हाँ, तो भाई अगर ये कैमरे में दिख रहा हो तो आप देख सकते हो। पूरी PDF भी भेज सकता हूँ भाई, जो मर्जी अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी ठीक है, फोटो भी लगा देंगे। फोटो भी लगा तो देंगे। ये लास्ट कितने टाइम 6 की ट्रेड महीने है? का भाई, 6 महीने की ट्रेड है, और ये एकदम रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है, समझ गया। प्रॉफिट भी है, विड्रॉल भी है, सब। तो नमन भाई, जो ट्रेड होती है यूट्यूब पे, ये लाइव, ये कुछ मेंबर्स के लिए होती होंगी वहाँ? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई अच्छा। भी आके ज्वाइन करे। चैनल का नाम है द डॉलर रूम, DOLLOR डॉलर रूम। अच्छा, फ्री में होता है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री में सिखा दूंगा, फ्री में ट्रेडिंग करवा दूंगा, पैसा बनवा दूंगा, सब कुछ। मैंने बेसिकली है क्या चीज़, लोग ना इधर उधर भटक के, कोई गलत रास्ते, किसी गलत इन्फ्लुएंसर के को फॉलो करके लॉस कर चुका है, कोई अपनी गलतियों से सही इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके भी लॉस कर चुका है। तो अब क्या, लॉस करने के बाद ना किसी की कैपेसिटी नहीं बचती कि मैं पैसे भर के किसी से सीख लूँ। तो मैंने भी ऐसा ही सोच लिया कि यार मेरा क्या लग रहा है, मैंने कोई पीछे से माल तो उठाना नहीं है, नॉलेज लग रही है ना, फ्री में बांट देंगे भाई।
समझ कुछ गया। सोशल वर्क लगा लो या जो मर्जी लगा लो, फ्री में कर देना सब, ठीक है। ताकि इस ट्रेडिंग प्रोफेशन में कितना पैसा है, किसी के 10-20 हज़ार से मैं 10-20 लाख नहीं बनवाऊंगा। वो नहीं है कि 10 फ्रॉम मेकिंग 10,000 टू 10 लाख, वो नहीं करवाऊंगा, बट इतना दिखा दूंगा कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है और तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है बस। ठीक है। तो नमन भाई आप फ्री में कर रहे हो, इसके लिए बहुत मैं ऑडियंस को बता देता हूँ, तो टाइटल में मैंने चैनल टैग कर दूंगा, उसी चैनल पे मैं उसी जो भी चैनल आप पे नाम लाइव, बताओगे उसी चैनल पे लाइव ट्रेडिंग होती है, सारा नॉलेज नमन भाई शेयर करते हैं, कम्प्लीटली फ्री है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा दोगे तो लाइव का जो नोटिफिकेशन होता है वो भी आपको आता रहेगा, बिल्कुल। क्योंकि कोई ऐप वगैरह तो है नहीं अलग से, तो यूट्यूब पे होती है। अब साहिल भाई थोड़ा दुबई की बात करते हैं, हमने भी स्टार्टिंग में दुबई की थोड़ी बहुत बात करी थी। तो ये दुबई ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है कैपिटल बनता जा रहा है। बनता मुझे नहीं लगता कि जितना इंडिया के अंदर ट्रेडर्स होंगे उसके शायद 10 गुना ज्यादा बैठे होंगे, और इंडिया की उसमें से बहुत सारे तो इंडिया के भी हैं, और ग्लोबली भी ट्रेडर्स का एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, फिर चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो और फिर चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, क्योंकि ये क्रिप्टो फॉरेक्स ऐसी चीज है ना, बहुत कंट्रीज में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बिल्कुल। क्रिप्टो के रिलेटेड भी बहुत सारे कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शन है। दुबई में कुछ नहीं, दुबई बोल रहे हैं आओ ट्रेड करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दुबई इनकरेज करता है, जितने ज़्यादा लोग आएंगे कंट्री में, जितने ज़्यादा लोग रहने लगेंगे, रियल एस्टेट भी बूम करेगा, कंज्यूमर सेक्टर भी बूम करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत फर्क आएगा। तो दुबई तो ऑब्वियसली हर चीज़ को प्रमोट करेगा ही ना, इसलिए वो ट्रेडिंग को या हर चीज़ ईजी कर रखी, ईजी एक्सेसिबल कर रखा है उन्होंने। दुबई में सिर्फ दो ही चीज़ें चलती हैं, पहला फॉरेक्स और दूसरा रियल एस्टेट। इसी पे जो है दुबई सारा बेस्ड है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे रियल एस्टेट करते हैं या फॉरेक्स में काम करते हैं। ट्रेडर्स के लिए सहूलियत है कि बहुत सेफेस्ट है, वो अपने पैसा कमा के वहाँ पे अच्छे से शौक पूरे करते हैं, और सेफ्टी वहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है जो सबको मिलती है। सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ मूव हो रहे हैं, और अगर आपको अपने वॉलेट में क्रिप्टो चाहिए, ट्रांजेक्शन्स करनी है बैंक से, तो उसमें सबसे बड़ी सहूलियत है ट्रेडर्स को। क्रिप्टो से गाड़ी खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, जो मर्जी खरीद लेते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं लगता आपको सपोर्ट करिए ट्रेडिंग को? वही जो मैंने आपको बोला ना कि वो इंडियन मार्केट को सपोर्ट करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली 90% लोगों ने गंवाना है, तो वो कहती है भैया तुम यहाँ पे गवाओ, बाहर क्यों गवा रहे हो पैसे, करेगी ही नहीं वो लीगल। इंडियन लीगल मार्केट सिर्फ इंडिया में चलती है, और फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे ग्रैंड मार्केट है, पूरी दुनिया में लोग उसको ट्रेड करते हैं। इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक्स खरीदो, लॉन्ग टर्म के लिए रखो, बहुत अच्छी चीज़ है। SIP कर लो, वो भी ठीक है, बट ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में वो बात, मज़ा नहीं रह गया उसमें। चलिए, अब दुबई की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर्स भी मैंने देखा है दुबई पे रहते हैं, इंडिया के बहुत सारे ट्रेडर्स दुबई में रहते हैं और वो फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। अब फॉरेक्स की तो हमने बात कर ली, क्रिप्टो की आपने बात नहीं करी, क्रिप्टो पे क्या मतलब नहीं कॉन्फिडेंस है? कम करते हैं, कम करते हैं? बिटकॉइन करता हूँ सिर्फ मैं ट्रेड। बिटकॉइन ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है? बिल्कुल, बिटकॉइन हो गया आपका, या सोलाना हो गया, इथीरियम हो गया, ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं, और दुनिया के सबसे स्मार्ट हैंड्स इसको चला रहे हैं ब्लॉकचेन पे, और ये फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत सारे एडवांस सिस्टम लेके आ रहे हैं इस पे। तो ये आने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है दुनिया का, क्रिप्टो। क्रिप्टो। तो आपने इन्वेस्टमेंट्स भी करी हुई हैं? बिल्कुल, फ्रॉम द वेरी अर्ली डेज। अच्छा, कब मतलब साल? मतलब दिखा दो, हो गए गाँव में मुझे दिखा दो। 6-7 ईयर्स हो गए। 6-7 ईयर फिर तो, Yeah. क्योंकि अभी क्रिप्टो मुझे लगा लास्ट, BTC में और गोल्ड में स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि लास्ट 4-5 सालों में तो क्रिप्टो ये बहुत बढ़ के आया है। मैंने 2022 में स्टार्ट करा, मेरा भी ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया कैपिटल, बट अब 6-7 साल तो बहुत आप बड़ा देखो दुबई टाइम हो में गया। रियल एस्टेट हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, और बहुत सारे सेक्टर्स हो गए, सभी ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं। तो आने वाला ये सबसे बड़ा सेक्टर है। दुबई में ना देखो, इंसान पैसा क्यों कमाना चाहता है कि पैसा कमा के उसको सुख सुविधा मिले, वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, सेफ्टी हो चाहे लेजर हो, हर चीज़ में हो। यहाँ पे आप पैसा कमा लो, कोई महंगी गाड़ी ले लो, पहले फिरौती के लिए दूसरे फ़ोन आ जाएंगे। पंजाब हरियाणा इस साइड बहुत ये चीज़ें। अच्छा, अभी पीछे अगर आपने कोई खबर सुनी हो, एक पंजाब में एक ट्रेडर है, उसको मार दे, मर्डर कर दिया गया उसका, इसी रीज़न से। क्योंकि वो पैसा अच्छा कमा वो रहा था। करता क्या था, उसने एक गाड़ी ली बलेनो, फिर स्कॉर्पियो का कार ले ली, उसके पास लाइसेंस्ड गन थी, वो लाइसेंस गन टांग के अपना स्कॉर्पियो पे फिरता था। किसी को ऐसी रंजिश होगी, ऐसी उस पर साड़ चिढ़ होगी बेसिकली कह लो, बस वो उसी चक्करों में, दिक्कतों में मर्डर हो गया। मतलब फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए दुबई हेवन है। आराम से ट्रांजैक्शंस करो, क्रिप्टो लो, क्रिप्टो दो, अच्छे लाइफस्टाइल में रहो पैसा कमाने के बाद। तो इसलिए सभी लोग दुबई मूव होते हैं, जो भी फॉरेक्स ट्रेडर्स। लग्जरी इंडिया है वैसे वो एक तरह से।
हाँ इंडियंस मिलेंगे हर जगह हिंदी भी बोलते समय। अच्छा पूरा मतलब माइंडसेट में क्या डिफरेंस रहता है? जैसे मैं आपको थोड़ा सा मेरी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ में बहुत अच्छा माहौल है, मतलब आपका मतलब आपके घर में अगर कुछ बढ़िया डिश बनी है तो वो पड़ोसी के घर में जाएगी, पड़ोसी घर से आपके घर में आएगी, और वो सब एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। अच्छी बातें भी होती है, खराब बातें भी होती हैं, है उल्टा सीधा भी बोला लखनऊ जाता है। वालों की बोली में जुबान में मिठास बहुत है। हाँ वो तो मिठास है, मिठास। बट मैं यहाँ पे भी आ रहता हूँ एनसीआर में। अब यहाँ पे मैं 7-8 महीने से रह रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता मेरा पड़ोसी कौन है। वो एक फ्लैट है, अपना आए काम करा, किसी से बातचीत नहीं है, गार्ड वाले भैया हैं वही नमस्कार बोल देते हैं, इसके अलावा किसी से बातचीत नहीं है। तो ये माइंडसेट कितना डिफरेंस है पंजाब में या फिर इंडिया का वर्सेस दुबई, और क्या इंसान की पर्सनैलिटी रहती है, और क्या बात करने का तरीका है, क्या सोचने का तरीका है, क्या एम्बिशंस हैं ज्यादा, क्योंकि अब छोटे शहर में एम्बिशंस वर्सेस जो इंसान वहां बैठा हुआ है। दुबई में ना ब्रदरहुड नहीं है। ब्रदरहुड नहीं है, भाईचारा, नहीं है, भाईचारा नहीं है। कि चल भाई नो 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 घूम नो। के आते हैं या बिरयानी। चल कोई बात नहीं, आप काम कर रहे हो, आपको कोई नई चीज पता लगी, आपने पैसा कमाना शुरू किया, आपने बोला नमन चल हम, या तू भी आ जा, तू भी कर ले। हाँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सारे मतलब वेरी सेल्फिश टाइप से थोड़े से अपना नेचर रखते हैं कि भाई मैं कमा लूँ। सब कमाने गए हैं यहाँ पे, सब अपनी ज़िंदगी जीने गए हैं। तो ब्रदरहुड वहाँ नहीं है, जो अपने इंडिया में मिलता है ना, वो वहाँ नहीं है। वो भी टियर 2 सिटीज़ में ज़्यादा मिलता है, टियर 1 सिटीज़ में वो इतना नहीं है। हाँ अपने पंजाब साइड आ गए आप, लखनऊ कह लो, इन सिटीज़ में बहुत आपस में प्यार मिलता है, ब्रदरहुड मिलता है, वहाँ नहीं। दुबई में ये दुबई चीज। में आप वैसे तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया मिलेगी, बट एक ही चीज़ की कमी है, जो ये है आपसी प्यार। जो इंडिया में मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। हमारा कल्चर इस तरह से है। और एम्बिशंस में क्या डिफरेंस है कि भाई यहाँ इंसान का क्या होता है सोचना हो? यहाँ फिर वही है ना, सारे आपस में उतना ही लेवल है, उतना ही प्यार से ही रह रहे हैं, बस ठीक है, कम कमा रहे हैं, खुश रह रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, सारे लोग इकट्ठे हैं। ये एक मिडिल क्लास मेंटालिटी है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। 80-80 करोड़ की नंबर प्लेटें होती है, 40 करोड़ की गाड़ी होती है। मतलब लोग लाखों रुपए तो ऐसे ही बैठे बैठे उड़ा जाते हैं। कई क्लब्स वगैरह में जाता हूँ मैं बैठा ऐसे देख रहा हूँ, कोई एक बंदा आया है, एक उड़ा उड़ा उड़ा, बैठे बैठा वो 12-13 लाख रुपए उड़ा गया। दिराम के हिसाब से कन्वर्ट करो, इंडियन रुपये में कन्वर्ट करो, बैठा बैठा 12-13 लाख उड़ा गया। उनका यार इतना पैसा भी लोगों के पास है कि आया आधे घंटे में इतना उड़ा गया। लोग बहुत है वहाँ पे, मतलब सोच ही अलग है लोगों की। अभी आप दुबई रह रहे हो परमानेंटली? आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। सेटिस्फेक्शन कहाँ ज्यादा मिलता है, पंजाब में या दुबई में? जो दुबई आते हैं तो इंडिया अच्छा लगने लगता है, इंडिया आते हैं तो दुबई की याद आ जाती है। बस 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 बस। क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन ही बड़ी चीज होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं लखनऊ से हूँ, बहुत छोटा टाउन है लखनऊ के पास, एक वहां से हूँ। तो वहाँ पे मेरा बचपन से ड्रीम था कि भाई फॉर्च्यूनर लेनी है ना, ड्रीम कार थी फॉर्च्यूनर। अब मैं मुंबई जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ, मैं देखता हूँ यार फॉर्च्यूनर तो टैक्सी पे चल रही है। अब डिफेंडर हो गई है और ये हो गई। और पर हो तो गया। मतलब बट अगर वहीं में रहता तो मेरे लिए वो एक सक्सेस का पैरामीटर बिल्कुल काफी बिल्कुल सक्सेस क्लोज का होता। पैरामीटर भाई। बट अब जैसे आप दुबई जाते होगे तो वहां तो और, अब ये तो आपने बताया कि भाई 80 करोड़ की नंबर प्लेट है, 40 करोड़ रुपए की गाड़ी है, बिल्कुल तो एक इंसान को अपनी सेल्फ वर्थ भी ना कंपैरिजन से फील होती है। अगर बिल्कुल। किसी के पास, जैसे आपके दोस्तों के पास साइकिल हो, आपके पास भले ही स्प्लेंडर हो, तो यू विल फील कि हाँ भाई चौड़ में घूमोगे आप। तो तो ये दुबई इकलौती ऐसी कंट्री है हाँ जिसकी एम्बुलेंस में लैम्बोर्गिनी चलती है, पुलिस के पास भी शेरॉन बुगाटी है। तो अगर मतलब वहां पे तो ये सब चीजें ऐसे हैं, अगर आप खुद को गवर्नमेंट ने सेटिस्फाइड अलॉट फील की कर हुई रहे हो ना, है। अमीर लग रहा है, तो एक बार दुबई हो गया तुम गरीब लगोगे खुद को। मतलब लैम्बोर्गिनी तो मेरे को लगता है वहां की स्विफ्ट है हाँ, कि होनी चाहिए भाई। एम्बुलेंस में फास्टेस्ट कार रखी हुई उन्होंने। तो ये हो रहा है। तो अभी अगर जैसे किसी को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, एम्बिशन है, अब स्टूडेंट है, 17-18 साल रुपए का है, ज्यादा कम, अब इस 17-18 साल में कमाई किसकी होती है? सेविंग होती है, बचाया हुआ पैसा होता है, या फिर उधार लिया हुआ पैसा होता है। अब अगर उसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो क्या क्या चीजें उसे करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए? थोड़ा सा ब्लूप्रिंट मैं चाहता हूँ डिटेल में दो, क्योंकि अभी वही मैंने बोला, प्रॉब्लम क्या है कि अबंडेंस ऑफ नॉलेज है। अगर कोई इंसान ट्रेडिंग के तरफ झुके बिना, तो उसकी दिन में 50 रील ट्रेडिंग की आएंगी और उसकी यूट्यूब फीड में 10 वीडियो ट्रेडिंग के आएंगे। हर इंसान अलग कॉन्सेप्ट बता रहा है। तो अगर कोई इंसान आ रहा है, स्टूडेंट 17-18 साल का, तो क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीजें हैं जो करके आप सही रास्ते पे चलोगे, क्या चीजें हैं जो अगर आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दी तो आप एक गलत रास्ते पे आ जाओगे? जब तो थोड़ा नमन भाई से जानते हैं, थोड़ा साहिल भाई से। जब तो आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, बेसिक सीख रहे हैं, तो तब ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाना।
पहले अच्छे से स्क्रॉल करो सारा सोशल मीडिया, हाँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर तरह का क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर जो भी सिखा रहा है, हर किसी को सुनो, हर किसी की चीज़ों को आप लोग पेपर ट्रेडिंग में अप्लाई करके देखो। कितने फिर टाइम तक ये पीरियड चलना चाहिए? 1-1.5 महीना चलाओ, हाँ एटलीस्ट इतना देखो। इतना देखने के बाद फिर चूज़ करो 1 या 2 लोग ऐसे जो आपको लगता है कि यार ये अच्छे हैं, ये जेन्युइन नॉलेज दे रहे हैं, फिर उन्हीं को फॉलो करो अच्छे से, उनको और ऑब्जर्व करो, क्योंकि एक मेंटोर चाहिए। अगर आपके पास कोई फिजिकली मेंटोर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई डिजिटली मेंटोर फाइंड करो। फिर धीरे धीरे उसी के तौर तरीकों को समझोगे, अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस उतनी करोगे, चार्ट पे टाइम स्पेंड करो। चार्ट पे टाइम स्पेंड करने का मतलब है चेक करो कि 12 बजे क्या होता है, 2 बजे क्या होता है, 6 बजे क्या होता है। अपने आप तुम्हें 2 से 3 महीने टोटल लगेंगे, मार्केट बिहेवियर समझ आने लग जाएंगे। चौथे महीने अपना पैसा 10-20 हज़ार लो, लर्निंग कैपिटल आओ, और उसको उड़ा दो एज सून एज पॉसिबल, उड़ा दो। उड़ा दो। क्योंकि जब तक अगर बाय लक आपका 20,000 रुपये आप लेके आए, वो 40 हो गया और आप कहीं से पकड़ के 2 लाख ले आए, 2 लाख उड़ गया तो, क्योंकि उड़ना तो है ही है। ये स्टार्टिंग आ जाए या थोड़ा सा सेकंड नंबर पे फेज आ जाए, ये फेज आना ही आना है। अगर 20,000 उड़ा लोगे तो दर्द कम होगा, पहले ही तुम ड्रॉ डाउन देख लो, ना कि 2 लाख के लेवल पे जाकर ड्रॉ डाउन देखना पड़े। लाओ पैसे और उसको ऐसे खेलो, सट्टा खेल के उड़ा दो उसको। नमन भाई, एक मेरा क्वेश्चन आपसे और आ रहा है, कितना पैसा बनाया जा सकता है ट्रेडिंग से? मतलब लिमिट क्या है कि कितना आपने बनाया है या बनाते हुए देखा है? और अगर छोटे कैपिटल से आ रहे हैं, ना कैपिटल से आ रहे हैं, कुछ नहीं है उसके पास, 10-20 हज़ार रुपये को कुछ ही नहीं मानते हैं, कुछ नहीं है उसके पास, और कहाँ तक पहुंच सकता है? इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर, हाँ इन्वेस्टिंग नेचर जो है वो आपको हज़ारों बना के देता है। हज़ारों, लेट से मैंने 10 लाख लगाया, मेरा 5 साल लगा रहा, वो 15 हो गया, वो इस तरह से कंपाउंड होगा। ट्रेडिंग में कुछ लाखों बन जाएंगे। अगर आपके पास 50 लाख की कैपिटल है तो आपने चलो महीने का बना लिया, 5 लाख बना लिया, 6 लाख बना लिया, किसी महीने 10 लाख 12 लाख भी बना लिया, उससे अगले महीने 2 लाख बना, एवरेज 5-7% की निकल के आती है मंथ की। तो ये होगा कैपिटल का गेम है। अगर बात है जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती है ना, आपकी रिस्क एपेटाइट ग्रेजुअली घट जाती है। मैं अच्छा। गोल्ड में 4-5 लॉट स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करता था आज से 4 साल पहले, आज भी उतनी ही लॉट ट्रेड कर रहा हूँ। करने को 20 डाल सकता हूँ, 25 डाल सकता हूँ, बट वो ट्रेडिंग हद से ज़्यादा स्केलेबल नहीं है, बहुत झूठ है, नकली ऐप है, सब कुछ नकली है। जो 1-1 करोड़ रुपए, 50-50 लाख रुपए स्क्रीन पे चलते दिखते होते हैं, इतने पैसे एक एक दिन में नहीं बनते। आम इंसान क्या सोचता है कि यार ये 1 करोड़ रुपए इसकी स्क्रीन पे चल रहा है, चल मैं 10,000 तो बना ही लूंगा दिन का, 1,000 तो बना ही लूंगा। तो ऐसा नहीं है, वो 1 करोड़ नकली है, इतना नहीं बचता। अगर किसी के पास 100 करोड़ है, वो 1 करोड़ बना लेता होगा, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं। 100 करोड़ हर किसी के पास है भी नहीं, या तो किसी के पास 100 करोड़ है वो बना रहा है, या कोई है ही नहीं बंदा एग्जिस्ट करता जो दिन का करोड़ करोड़ बना रहा है। इतना बन सकता है कि अगर आप अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है, 50,000 लेके आते हो, 10-15 हज़ार बनता है, खुश हो उससे। अगर खुश हो सकते हो तो 50,000 लेके आ जाओ। अगर 50 का 1 लाख करना नहीं होगा भाई, उड़ जाएगा सारा। अच्छा। और और भाई 2 तरह के लोग होते हैं ना, सच्चाई तो ये है कि या तो आप मुझे बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए खोने के बाद सहारा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। या फिर अगर किसी के पास 100 करोड़ है तो उसको फिर 1 करोड़ रुपए दिन के रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, है ना? तो सच्चाई है, जैसे नमन ने कहा, कि इतना स्केलेबल नहीं है कि आप बोलो कि स्क्रीन पे देख रहा है कि 1 करोड़ एक दिन में लॉस कर रहा है कोई आदमी। अगर उसके पास इतना ही पैसा है तो उसको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतना स्केलेबल नहीं होता है। इन्वेस्टिंग जितनी मर्जी स्केल कर लो, बट ट्रेडिंग आपको महीने का 10 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़ नहीं देती, झूठ है। हाँ, वही ये लोग बोलते हैं ना, देती होती तुम अंबानी जी भी सब वही तो बिजनेस बात वगैरह है, क्यों सेटअप तभी कर। तो फिर ये चीज़ें खराब होती हैं। लोग आते हैं, ये मैंने इतने करोड़ बना लिए, उतने करोड़ बना लिए, सब नकली है यार। समझ गए। खुला, मैं कहता हूँ सिर्फ दिखाने से कुछ नहीं होता, किसी में भी दम है ना। एक तो जैसे आपको बोला था कि इंडिकेटर से प्रॉफिटेबल, पैटर्न से प्रॉफिटेबल, और लिटरली 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ बनाए किसी ने। आके मेरे साथ चैलेंज है, लाइव स्ट्रीम पे आओ, देख लेते हैं कितने बनते हैं पैसे। और नमन भाई, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में जब आपने भी स्टार्ट करा था तो कैलकुलेशन होती है कि 500 रुपये दिन के तो महीने का इतना बन जाएगा। अब जब ट्रेडिंग में हर इंसान जब आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि पहले तो सोच के ही मजा आता है, सिर्फ करने की जरूरत भी नहीं होती। ट्रेडिंग के बारे में पता चलता है तो सोच के, और वो जो कैलकुलेशन होती है 500 रुपये दिन का आएगा की ही बड़ी तो मस्त है। इसकी गाड़ी की EMI इतनी होगी और इसकी इतनी होगी, ये हाँ। लेंगे वो लेंगे।
तो वो ना डबल करने की कैलकुलेशन में होता है कि भाई 10,000 20,000 रुपए आज हैं अपने पास, और वो जो शीट होती है उसमें प्रैक्टिकल भी लगता है कि यार 2% बनेगा, दिन का 500 या दिन का 1000, तो ऐसे से ग्रो करके अपना 6 महीने में 1 साल में हो गया हमारा लाखों में कैपिटल। तो ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? प्रैक्टिकली जीरो पॉसिबल है। होता ही नहीं है। जब आप एग्जीक्यूट करने लगते हो तो वो कैलकुलेशन सारी गलत हो जाती हैं। और अगर आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन ठीक भी चले गए, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि फिर कैलकुलेशन जीरो हो जाएगी। अब इसमें भी मार्केट की गलती नहीं है, हमारी गलती है। जब आप बिल्कुल फ्री हो, वेले हो, कुछ भी 1 रुपया नहीं कमा रहे, 20,000 लेके आ गए, आपका एक रोज 300 400 500 700 बन गया, एक हफ्ते में आपने 20,000 से 2,000 बना लिया। अब आप वहाँ पे रुक नहीं रहे हो ना, दिक्कत ये है। अगर आप सोचो 2,000 हो गया, चलो भाई बस अगले हफ्ते भी इसी तरह से रिस्क लेंगे, छोटा छोटा 2,000 बनाएंगे, उठ जाएंगे। इतना डिसिप्लिन है ही नहीं। 100 में से कोई मुश्किल से एक इंसान मिलेगा जितना डिसिप्लिन रख नहीं सकता। वैसे 15,000 की नौकरी के लिए भी सारा महीना तुम घिसा लोगे, और जहाँ पे बात आ गई कि 500 रुपये यहाँ पे बन गया, बस 500, अभी एक लॉट है 500 बना, अगर 4 डाल देता यार, 20,000 पड़े हैं, 5 का 1 आ रहा है, तो यार 2,000 बन जाता। मैंने क्यों नहीं लॉट डाला, डाल देता हूँ, पैसे तो पड़े। बस ये कैलकुलेशन ग्रीड बढ़ जाएगी और फिर आप ये गलती कर दोगे, फिर आपका डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। पहले कहते हो 500 बन जाए दिन का, बस बहुत है। जब 500 बन जाता है तो 1000 बन जाए, 1000 बन जाता है तो कहते हैं 2000 बन जाए। इतनी जल्दी स्केल कर लेते हैं काम को, बस 21 दिन में पैसा डबल। तो ये स्केल आएगा कैसे? मतलब अब है तो देखा जाए तो 10-20 हजार रुपए ही हैं, अब ग्रो करने के लिए तो यही है, तो कैसे ये कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? एक एक्चुअल बात पता है क्या है, कि जितना मर्जी कोई ज्ञान दे दे, हाँ। बट किसी किसी के इंटरनली नेचर में सेल्फ कंट्रोल काफ़ी होता है, तो वो बंदा कर लेता है। या फिर एक्सपीरियंस करके पहले बाहर अच्छे से घिसानी पड़ती है, लॉस लूस खाने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, फिर जाके 5-7 साल बाद समझ आती है। ये कोई किसी को समझा ही नहीं सकता, कोई बुक नहीं समझा सकती। मैंने 20,000 से ऊपर बंदा नॉर्थ इंडिया में ट्रेन कर दिया, ट्रेडिंग सिखा दी। और मेरे बहुत से कुछ बच्चे ऐसे, स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको मना करते रहो। अभी एक केस बता देता हूँ रिसेंटली आपको। एक लड़का है, उसके फादर ने 3 लाख रुपए उसको दिए कि 3 लाख रुपए ले बेटा, कोई बात नहीं कर, तो ठीक ठाक से घर से था। फादर ने फिर भी हौसला दिखाया, दे दिए। 19 साल का लड़का था, उसने 3 लाख रुपए 1.5 दिन भी नहीं चलाए, उड़ा दिए। अब देख लो। मैं रिसेंटली एक इन्वेस्टर से मिला था, काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे स्टॉक ढूंढता हूँ, ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ, इतना होल्ड करता हूँ। मैंने बोला बताओ आप क्या मैं गलत कर रहा हूँ? उन्होंने बोला मैं बता कुछ भी दूँ, तुझे करना नहीं है, कुछ चीज़ें मार्केट खुद सिखाता है ना। हर चीज़ लोगों कहीं से पढ़ के नहीं सीखी जा सकती, कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद धक्का लगता है। जैसे अब आप लोगों को बोलो कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, जो बिगिनर ट्रेडर है वो बोलेगा हाँ नहीं करनी, नहीं करेंगे, बट वो करेगा, और करने के बाद जब उसे लॉस होगा तब उसे समझ में आएगा कि हाँ यार। मतलब ऐसी कुछ अट्रैक्शन है ये कि हर इंसान चाहते हुए भी रुक ही नहीं पाता, और फिर जाके धक्का लगता है। फिर जब 2 4 10 15 धक्के लगते हैं, 1 2 भी नहीं, 10 15 धक्के लगते हैं, फिर जो आदमी डटा रहता है पिच पे, फिर वो पैसा कमाने लग क्या जाता है। मल्टीपल ट्रेड में क्या ऑर्गेज़म में मिल जाता है। बहुत ज्यादा। फिर वो एक अमाउंट का भी रहता है, 500 रुपए का लॉस हो गया तो चलो कोई बात नहीं, ब्रेक इवन पे एग्जिट ले जाएंगे। काफी बार तो ऐसा भी होता है कि ट्रेड करा आपने, जो कैपिटल था जैसे 10,000 रुपए का था, मुझे तो याद है मैंने 10,000 से स्टार्ट करा था, 10,000 का 10,300 हो गया, आप ऐसे सेटिस्फाइड हो कि अरे वाह। बट ब्रोकरेज क्या होता है, 300 विड्रॉल मार लेते हैं। नहीं विड्रॉल नहीं मारे, 10,300 है, और ब्रोकरेज ना कुछ टाइम बाद प्रोसेस होती है, वो तुरंत की तुरंत नहीं कटती है। तो अगले सुबह आए, टर्मिनल खोला, वो 9,600 रह गए, बाकी 800 रुपए। ये ना हमारे साथ हुआ, क्या कहते हैं, भैया के साथ हुआ था। जब वो स्टार्टिंग में उन्होंने ट्रेड शुरू की, मुझे बताया, कहते भी शेर खान ब्रोकर है, उससे मैंने ट्रेड डाली, तो 35,000 रुपये से ट्रेड डाली थी। उसमें ना उस टाइम पे लेवरेज चलती थी, आज लो 3 दिन तक तुम्हें मिलेगी, 2-3 दिन तक मिलेगी लेवरेज, माल उठा सकते हो। तो 35,000 रुपये से प्रॉफिट बनाया 1,200 का, अगली से उठ के देखा तो 300 माइनस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। ब्रोकर के पास भाग के कहता मैं यार ये मैं तो 1,200 कमाया, तो कहता ब्रोकर लगी वो 5 पैसे के हिसाब से 1 लाख पे 500 रुपए की ब्रोकरेज। और इसमें अजीब बात ये है कि कैलकुलेशन कर ली पूरी,
तब ये तो पता नहीं था कि सेल पे भी ब्रोकरेज लगती है, वो जाने के बाद पता लगा। और ऑप्शंस वगैरह में तो और ज्यादा ये चीज पता चलती है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स भी उस आपके टाइम जाते हैं। ब्रोकरेज बहुत हाई होती थी, एक लॉट ट्रेड करना है 100 बाय पे 100 सेल पे, 50-60 की और टैक्सेस लग गए, 250 रुपए तो तुम्हारे वैसे ही उड़ गए। सही बात है। तो साहिल भाई, आपने नमन भाई ने तो बताया ब्लूप्रिंट क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। आपका क्या है, क्योंकि आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप क्या गाइड करोगे? जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करो 10,000 20,000 से, और आपको लगे कि मेरे को 2 3 4 महीने हो गया, मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूँ, तो कभी भी आपने कैपिटल को सीधा जंप नहीं करना, बढ़ाना नहीं है। बढ़ाना नहीं है। 20,000 से कर रहे हो तो ठीक है, आप 50 तक आ जाओ। फिर अब मान लो कि 1 महीना बढ़िया चला गया, तो आप ऐसा नहीं कि सीधा 2 पे आ गए, 2 से सीधा 5 पे 10 पे आ गए। पहले आप उसको कंसिस्टेंटली चलाओ, क्योंकि जब आप उसको कंसिस्टेंटली चलाते हो, फिर आपको पता लगता है कि आप इस कैपिटल को कितने आराम से मेंटली हैंडल कर सकते हो। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, 10-20 हज़ार से थोड़े से पैसे बनाए, सीधा लाख डाल लिया। अगर गलती से लाख से 10-20 हज़ार बन गया 1-2 दिन, फिर बढ़ा लिया। ऐसे करने से एकदम बहुत बड़ा झटका लगता है, और उसके बाद इंसान का विश्वास उठ जाता है स्टॉक मार्केट से, और आप आउट हो जाते हो। समझ गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हो साहिल भाई। मैं बहुत ऐसे लोगों को पर्सनली भी जानता हूँ जो अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत बढ़िया उनको नॉलेज है, वो कंसिस्टेंटली पैसा बनाया उन्होंने, 6 महीने बनाया, 1 साल बनाया, 2 साल बनाया, फिर सारा खत्म कर दिया। ये जो मतलब क्या होता है कि जब आप सीखने लगते हो, आपको होता है कॉन्फिडेंस आता है, फिर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। छोटे कैपिटल के 5 लाख 10 लाख रुपए से स्टार्ट करा था, आज की डेट में करोड़ पहुंच गया, 1 महीने में सब खत्म कर दिया। मैंने अपने 14 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे लोग देखे नियर बाइज में, कि 2 4 6 महीने पहले उनको कोई कुछ ऐसा जानता नहीं किस्सा होता। वो? एक मेरे रेफरेंस में ही था, उसने ट्रेडिंग शुरू करी, कमोडिटीज करता था वो, सिल्वर गोल्ड लेके छोड़ दे ना, वो 2,000 3,000 पर नीचे चला जाता, फिर ऊपर आता, 1,000 बुक कर लेता। ऐसे करते 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 उसके सर्कल में पता लग गया, गली में मोहल्ले में लोग उसको लालच आने लग गया कि मेरे पास और पैसा आ रहा है। करते 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 बहुत हाई लेवल की ट्रेडिंग पे चला गया। शिफ्ट करते करते उसने सबका पैसा ले लिया, किसी से 20,000 भी ले लिया और 20 लाख भी ले लिया, सभी लोग जोड़ लिए। घर पे बहुत सारी स्क्रीन्स लगा दी, बहुत दिखावा भी कर लिया। फिर एंड में एक दिन आया कि कोई एसेट उसने लिए कि वो कभी रिवर्स ही नहीं हुए, ऐसा फॉल आया और वो इंसान भाग गया। उसकी फिर कंप्लेंट्स हो गई, उसको पकड़ के बाहर से लाए, और उसके बाद उसके फादर की भी डेथ हो गई इस शॉक की वजह से, और सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ ग्रीड की वजह से। अगर हम फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हैंडल कर सकते हैं, तो आपको टाइम लगेगा 1 करोड़ तक पहुंचने में, 2 करोड़ तक पहुंचने में। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख से 10,000 बना गए तो आप सीधा 10 पे आ गए, 10 से सीधा 50 पे और फिर 1 करोड़ पे। नहीं, यू हैव टू गिव टाइम, पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, स्लो एंड स्टेडी। पर अगर आप स्लो एंड स्टेडी भी चलते रहोगे, आप इतने सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको लगेगा कि मैं तो बहुत जल्दी से ऊपर आ गया। मेरा मार्केट में टिके रहने का यही सीक्रेट है 14 साल में, कि हम आराम से चलते हैं। बिल्कुल साहिल भाई, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रेडिंग से पैसा बनाया और ज़्यादा स्केलेबल भी नहीं है, आपको पैसा निकालते रहना बट दूसरी जगह डालना है। ये निकालने वाली चीज़ ना बहुत कम लोग करवाते हैं। ये डालना पैसा है, जैसे मैं काफ़ी लोगों से तो मिल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि उन्हें तो ये भी नहीं कहते, फ़ोन करते हैं कह रहे विड्रॉल विड्रॉल कैसे होगा। मतलब उन्होंने 1 साल 1.5 साल हो गए, कभी विड्रॉल लिया ही नहीं। जब उन्होंने विड्रॉल लिया तो उन्हें समझ में आता है कि अच्छा T3 साइकिल होती है, 3 दिन बाद वो सेटलमेंट होगा, उसके बाद आपको विड्रॉल होगा। यार ये तो विड्रॉल ही नहीं हो रहा। तो ये कैसे करा जाता है, इसका क्या प्रोसेस है? क्योंकि वही है, मैक्सिमम लोग डालते रहते हैं, 10,000 20,000 डाले, उड़ाया, फिर डाला, फिर उड़ाया। तो आपका क्या सेटअप रहता है कि भाई इतना प्रॉफिट होगा तो इस तरीके से सिस्टमेटिक विड्रॉल करेंगे? दिन दिन का हिसाब मत करो, दिन दिन का मत निकालो, हाँ। हफ्ते का ही मत निकालो। अगर तुम्हारे पास अच्छा पैसा है तो मंथली कर लो, अदरवाइज क्वार्टरली करो विड्रॉ। क्वार्टरली या मंथली विड्रॉल? क्वार्टरली ज़्यादा बेटर है। ठीक है। क्वार्टरली विड्रॉ करोगे, क्योंकि लेट से 3 महीने, एक महीना अच्छा है, अगले महीने ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस नहीं अच्छा गया, तीसरा महीना अच्छा आया, एक महीने जब प्रॉफिट हुआ निकाल लोगे, लॉस हो तो कौन सा वापस डाल रहे हो, ड्रॉडाउन आ गया हो तो क्वार्टरली सेटलमेंट करो, तुम बढ़िया रहती कंपनीज की तरह। 3 महीने बाद आप पैसा निकालो। निकाल लो। और पैसा निकाला है, फिर आप उससे इन्वेस्टमेंट करो, फिर आप उससे एक्सपेंसेस मैनेज करो।
एक नंबर भाई, मैं से ट्रेडर काफी लोगों की बात चलती भी रहती है कि भाई ट्रेडिंग अगर आप फुल टाइम प्रोफेशन कर रहे हो, मतलब अगर ट्रेडिंग की इनकम से आपको रेंट जाना है या फिर आपके बच्चों की फीस जानी है, तो फिर आप मत करो ट्रेडिंग। तो ऐसा है कि आपका प्राइमरी जो सोर्स है वो ट्रेडिंग ही है या फिर और भी बिजनेसेस वगैरह? अगर किसी के सिर पे बहुत प्रेशर है ना, घर चलाने का भी, ब्रेड एंड बटर का भी, हाँ, तो उसे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। है ना? बहुत हेक्टिक हो जाता है बहुत एक्टिव क्योंकि अब 3 महीने बाद निकाल रहे हो, वो तो मेक सेंस, बट एटलीस्ट एक तो आपके पास 6 महीने का अच्छा एक्सपीरियंस हो, अगर जॉब कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसे लीव करने से या फुल टाइम बनने से पहले 6 महीने का अच्छा एक्सपीरियंस लो, लॉसेस लॉसेस कर चुके हो, उसके बाद 3-4 महीने तुम बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंसी बनाओ। तो 9 से 12 महीने की साइकिल निकालने के बाद आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि मेरे लेट से 50,000 महीने के खर्चे हैं, तो 3 लाख रुपये मेरे पास पड़ा हो, नहीं भी कमाऊंगा तो चलेगा। फिर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही स्मूथ और प्यार से चला सकते हो। बिल्कुल सच है, ये फैक्ट कोई बताता नहीं। पैसा कमाने के लिए जिगरा चाहिए, और जिगरा आता पैसे से है। पैरेलल ये दोनों, मतलब वाइस वर्सा, ये दोनों चीज़ें। तो पूरा सेटअप प्लान करके फुल टाइम उतरना पड़ता है। इससे पहले साइड हसल चलाओ, फॉरेक्स मार्केट करो, तुम जॉब कर रहे हो, शाम को करो, रात को करो, क्रिप्टो कर लो, क्या दिक्कत है? अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो तो डेली बेसिस पे सेम होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन ज्यादा कर रहे हो किसी दिन कम कर रहे हो, पर किसी दिन कहते हैं ना ऊपर वाला मेहरबान होता है या ऊपर वाला लेने आया होता है, दोनों चीजें होती है ना। तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जहाँ पे एकदम से बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ हो या एकदम से बहुत बड़ा लॉस हो? जैसे काफी बार हो जाता है, मैं लोगों को जानता हूँ कि यार वो तो बोलते हैं कि भाई मैं 9:30 बजे बैठता हूँ और मेरा खाना पीना और जिंदगी ही 3:30 बजे के बाद स्टार्ट होती है, मैं खाना भी नहीं खाता हूँ, है ना। कह रहा हूँ वॉशरूम भी जाएंगे तो बस वो लेके जाएंगे और वो लेके आ जाएंगे, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं, क्योंकि काफी बार हो गया खाना खाने गए, खाना का क्या है देखा रात हो गया। तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस। ये तो नौकरी होगी ना, एक तरह से फिर जॉब होगी। 9 to 5 को एस्केप करने के लिए आप सोच रहे हो मैं ट्रेडिंग करूं, और फिर 9 to 5 तो छोड़ दिया, 9 to 4 की जॉब कर लिया हाँ आपने। करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं 3:30। नहीं, 9 से 4 भी छोड़ो, 9 से रात को 12 बजे तक हो गया, उसके बाद का जो स्ट्रेस है। हाँ, स्ट्रेस है। हाँ। ना 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 ना, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आप सुबह आप कोई अपनी ऐसे सेटअप स्ट्रेटजी क्रिएट करो कि मुझे 12 बजे बैठना है, 1 बजे उठना है, मुझे 9:15 बैठना है, 10 बजे उठना है। मैं ट्रेडिंग करता था, 9:15 बजे बैठना है, 10:30 बजे उठ जाना, जो मर्जी मार्केट जहाँ मर्जी जाए, आई डोंट केयर। तो फाइनेंशियल फ्रीडम वही है कि थोड़ा काम किया, 1 घंटा लगाया आपने, 1 घंटा ट्रेडिंग करने में, 1 घंटा एनालिसिस करने में, दैट्स इट। बाकी टाइम आप कुछ नहीं कर रहे। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कि जहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ हो बहुत बड़ा लॉस हुआ हो? ऑप्शन में हुआ था बैंक निफ्टी में एक बार, हाँ। ट्रेड लिया था क्योंकि ज़्यादा देर मेरे से होल्ड नहीं होता था, बात है 2021 की। हाँ। तो सडनली ट्रेड लिया था, 300 पे प्रीमियम लिया, पता नहीं क्या थी न्यूज़ थी, मुझे वो भी नहीं पता था। 300 वाला प्रीमियम मेरा सेम डे ही 2.5 गुना हो गया, प्रॉफिट हुआ 8.5 लाख रुपए का, ऑप्शन का हाईएस्ट प्रॉफिट मेरा एक ही दिन में। कुदरती नेचुरली काम हो गया, इतना होल्ड तो कर ही नहीं पाता कि वो 300 वाली चीज़ 700-800 हो जाए, मैं होल्ड कर लूँगा। वो नेचुरली 2 मिनट में ही ऐसी कैंडल आई कि ऑटोमेटिकली हो गया, वो कह लो भी मेहरबान हो गया, हाँ। मार्केट मेहरबान हो गई। तो आप स्टॉप लॉसेस यूज करते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल लेते टाइम ही डाल देते हैं? लेटर टाइम बिल्कुल। काफी सारे लोग मैंने ऐसे बिना भी देखे, स्टॉप लॉस के काम ही नहीं करते। ट्रेड बाद में लेनी, पहले स्टॉप लॉस सोचना है कि क्या लगाना है। क्योंकि काफी लोग तो ऐसे बोलते हैं कि भाई स्टॉप लॉस तो खुद ही एग्जिट कर और जाएंगे। हमारे स्टॉप लॉस बहुत प्रिसाइज होते हैं, बहुत प्रिसाइज। Precise। मतलब हम बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं रखते। जैसे नंबर ने कहा कि 3 के बदले 7 ले लिया, अगर 7 से 21 नहीं ले पा रहे तो। ठीक है। अच्छा फॉरेक्स मार्केट आपने बताया, फॉरेक्स मार्केट कितना आसान है? आसान में इस सेंस में बोल रहा हूँ कि अपना मार्केट काफी ट्रेंड्स में चलता है, कभी अप ट्रेंड में कभी डाउन ट्रेंड में, एक साल है तो बढ़िया बढ़ता जा रहा है, दूसरे साल तो घटता जा रहा है। अब मैंने फॉरेक्स मार्केट ट्रेड नहीं करा है, तो फॉरेक्स मार्केट में भी ऐसा होता है हर टाइम एक जैसे रहता है? पता है क्या चीज़ है, फॉरेक्स में ना आपके पास एक तो एसेट कम है, मेजर पेयर्स भी साथ हैं, एक गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, मेजर मेजर से एसेट है। स्टॉक्स में इतने सारे स्टॉक्स है, रोज नया स्टॉक एनालाइज करो, रोज नया उसमें एल्गो लगाओ या कुछ सॉफ्टवेयर लगाओ, वो आपको बताएगा 50 MA 20 MA ब्रेकआउट, ये वो। रोज नई नई चीज़ें करने से आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं हो कि आज स्टॉक को पकड़ लिया, इसको समझ लिया, कल उसको समझ लिया। इससे बेटर है एक गोल्ड पकड़ा या कोई एक यूरो यूएसडी पकड़ा, उसी को देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे। 6 महीने तुम किसी इंसान के साथ रह लो, 7वें महीने उसका नेचर पता लग जाता है। सिमिलरली 6 महीने एक एसेट के साथ रह के देखो, 7वें महीने वो सांस भी लेगा तो आपको बता के लेगा। तो वही आपकी फेमिलियरिटी इतनी हो जाती है कि बिल्कुल। कभी जैसे इंडियन मार्केट में क्या रिलायंस ट्रेड करा, अगले दिन कोई बस ऐसा ये नया प्रॉब्लम लिस्टेड है। स्टॉक है उसको ट्रेड कर रहे हो आप। ये मैंने पता नहीं कौन सा यूएस का कोई ट्रेडर था, काफी फेमस ट्रेडर है वो, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट वो हमेशा एप्पल का स्टॉक ही ट्रेड करते हैं, 20 साल से सिर्फ एप्पल ही, उसके अलावा कोई दूसरा स्टॉक नहीं छेड़ते।
पूरा जो करेंगे ट्रेडिंग वेपल के अंदर पिक वन करेंगे। मास्टर वन, हाँ, कि और फिर वही आप जैसे बोल रहे हो कि आपको पता चल जाएगा कि भाई ये अब ये क्या क्या कर रहा करने वाला है। है। तो फॉरेक्स के अंदर कितने टोटल पेयर्स जो 7 मेजर मेजर पेयर्स है पेयर्स है जिनके अंदर आपको ट्रेड करनी है, करनी उसी में चाहिए। टाइम फ्रेम है, उसी को आप ज्यादा बेस्ट है गोल्ड है, अगर तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का है तो यूरो कर लो, जीबीपी कर लो, बेस्ट है। हाँ। एक जो चीज आती है जिसका आंसर मुझे भी मैं क्लियरली दे नहीं पाता हूँ किसी को, कि ब्रोकर वाला हमेशा कुछ ना कुछ पंगा चलता रहता है इंडिया के अंदर, कि भाई कोई ब्रोकर आएगा फॉरेक्स में बंद हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, फिर अगले साल फिर कोई नया ब्रोकर प्रमोट होना स्टार्ट होगा, दूसरे लोग बात करेंगे फिर उसके साथ। तो ये ब्रोकर की क्या इश्यूज रहते हैं, मतलब फंडामेंटल ऐसा क्या इशू है ब्रोकर के साथ? देखो इंडिया में बैन है हाँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो ब्रोकर चल रहे होते हैं, चलते चलते जब ज्यादा पीक पे आ जाते हैं हाँ। उनके प्रमोशन या कुछ भी, फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में आके उन्हें एक्सनेस है, कई बार शट कर चुका है, कई बार स्टार्ट कर चुका है, ब्रोकर तो चल ही रहा है। इंडिया में वो उसने ऑनबोर्डिंग नए क्लाइंट्स की बंद कर दी, तो अच्छा। ये ऑक्टाफेक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो बढ़िया ब्रोकर तो देखो ये चीज़ है कि तुम टाइम टू टाइम एक तो विड्रॉल लेते रहो प्रॉफिट कर करके अपने, यूएसडीटी में ट्रांजैक्शन होती है, अब एक्सनेस में बैन भी होगा पर यूएसडीटी में डिपॉजिट भी हो जाएगा, विड्रॉल भी हो जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादातर मेन यूज़ करता हूँ ब्रोकर है जिलेंदर मार्केट्स, तो यूएसडीटी में डिपॉजिट है, यूएसडीटी में विड्रॉल है, ईजी है। यूएसडीटी को यूज़ करके तुम काम करोगे तो कोई ब्रोकर इंडिया में बैन भी हो गया अगर, तुम्हारा पैसा नहीं अड़ने वाला, सबसे नहीं। यूएसडीटी रिलेटेड भी मैंने कुछ बातें सुनी हुई हैं कि भाई कुछ जैसे कि? अकाउंट फ्रीज वगैरह हो जाता है अगर आप ट्रेड वगैरह से कुछ। नहीं, यूएसडीटी से कुछ अकाउंट फ्रीज नहीं होता, नकली यूएसडीटी कई बार आ जाती है, फ्लैश यूएसडीटी बोलते हैं उसको, कि अच्छा। मतलब किसी ने भेजा अकाउंट में शो हुआ उड़ गया, इस तरह का कुछ होता है। नकली लिंक होता है, वो आपको लिंक बताया, लिंक पे क्लिक करो, देखा हाँ आगे पैसे बट आए नहीं होते, वो अलग चीज़ है। और क्रिप्टो में कर लो, बिटकॉइन में डिपॉजिट कर लो, बिटकॉइन में विड्रॉल ले लो, वो तो क्रिप्टो तो अपने यहाँ पे लीगल है। समझ गया। तो अगर ऐसा होता है क्या कि जैसे ब्रोकर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो जो पैसा था वो फंस गया, हमारा निकल नहीं पाया? इंडिया में उसकी सर्विसेज बंद हो जाती है। अगर तुम यूपीआई में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हाँ। अगर तुमने यूएसडीटी में या फिर किसी ने क्रिप्टो में काम किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सेस बंद भी हो गया आज, अगर आप यूएसडीटी से विड्रॉल करो, यूएसडीटी से डिपॉजिट करो, हो जाएगा। तो ये कैसे फनल चलता है? जैसे मेरे बैंक अकाउंट में तो भाई इंडियन रुपी है, अब मुझे यूएसडीटी लेके आना है, या फिर मुझे यूएसडीटी चाहिए, तो यूएसडीटी फिर कहाँ से मिलेगा? यूएई में तो, दुबई में तो बहुत ज़्यादा लीगली बंदे है वहाँ पे कि तुम किसी को जाके पैसे दो बैंक या कैश में और तुम्हें यूएसडीटी मिल हाँ, जाएगा। क्योंकि ये मुझे भी आते रहते हैं डीएम के रोजित भाई। इंडिया में बनान्स पे अकाउंट बनाओ, हाँ। अपना आपकी आईडी लगाओ और वहां से यूएसडीटी बाय कर लो। वहाँ पे तो पूरा लीगल है ना, आप पूरा लीगल है, बस आपको 30% टैक्स देना है, हाँ, लीगल है। P2P कर सकते हो। अच्छा वो ठीक है। चलो बस थोड़ा सा नहीं देना आप तो फिर दुबई मूव कर जाओ। हाँ समझ, इसीलिए ट्रेडर्स वहाँ पे तो शॉप्स हैं लीगल, आप जितनी मर्जी यूएसडीटी बाय कर सकते हो। ठीक है। तो एक बार यूएसडीटी मिला हमें, हमारे क्रिप्टो वॉलेट में आता है यूएसडीटी, और उसके बाद उसको डिपॉजिट करा हमने अपने ब्रोकर के अंदर। इस तरीके से साइकिल चलेगी, और अगर प्रॉफिट होता है तो फिर इसी तरीके से अपने को निकाल के भी लाना है। वही अगर आप ब्रोकर से लेके आओगे बाइनेंस से, तो 30% वहाँ पे बाकी टैक्स देना पड़ेगा। ब्रोकर वो भी अच्छे चल सकते हैं जिनके फेस वैल्यू अच्छी हो। लेट्स से कोई बहुत रेपुटेटेड इंसान या रेपुटेटेड इन्फ्लुएंसर या कुछ भी अगर किसी चीज को प्रमोट कर रहा है, लेट्स से आप ही अगर आप किसी ब्रांड को कह रहे हो कि हाँ ये अच्छा है, तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि विरोचित भाई बढ़िया चीज ही बताएंगे, गलत चीज नहीं बताएंगे। तो इससे भी ऐसे भी तुम एक क्रेडिबल इंसान को चूज करके जो वो प्रमोट कर रहा है उसकी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रोचित भाई यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपनी जनता का वो बुरा नहीं चाहेंगे, वो अच्छी चीज ही उन्हें बताएंगे। ऐसे भी किया जा सकता है, किसी अच्छे फेस की प्रमोटेड चीज को यूज कर लो। ओके नमन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ ट्रेडिंग के बारे में बताया। एंड साहिल भाई थैंक यू सो मच। मतलब आप ऐसे बैठे थे तो मुझे लग रहा था कि एक बड़े भाई बैठे हुए हैं जो एकदम करेक्ट कर देंगे किसी ने कुछ गलत बोला है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाई फॉर इनवाइटिंग अस।